अस्सलाम वालेकुम। और इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये कौन सा है अपने? उमर उमर शॉर्टर वर्जन की बजाय ना, ये ज़्यादा वायबल होगा कि इसकी इंडेक्सिंग कर दें। शॉर्टर वर्जन में फ्लो टूट जाएगा क्योंकि मैंने शॉर्ट वर्जन के लिहाज से बनाई नहीं है, इसलिए ना। चले, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। एक सेकेंड सिर्फ। आज का जो है हमारा कंटेंट, उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक, मैंने आपको ये ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ठीक है, इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में गाइड करना, फैसिलिटेट करना है। वैट के बारे में हमने बात करनी है, उतनी ही जितनी एक सेलर को या एक फ्रीलांसर को ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो थोड़ी सी हमने 3-4 केस स्टडीज़ है मेरे पास उन प्रोडक्ट्स की जिनको मैंने स्टार्क शीट बना के उसके लिहाज से ड्यूरिंग लॉन्च बनाई हो, मतलब या अप्रूवल के टाइम पे बनाई हो। दोनों चीज़ें ना, मैं लॉन्च के टाइम पे भी इस शीट को फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। तो ड्यूरिंग लॉन्च अगर बनाई है, उसको देख के क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस थी या क्या डाटा था, और वो एक्चुअली अब वो प्रोडक्ट्स जब लॉन्च हो चुकी हैं तो एक्चुअली उन वो मतलब क्या उसकी आउटपुट आई, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो स्टार्क शीट के लिहाज से हमने एस्टिमेशंस की थी उसके लिहाज से इन रियलिटी में जब हमने उन प्रोडक्ट्स को रैंक कर लिया तो क्या सिनेरियो देखने को मिला था, क्या सिचुएशन देखने को आई थी, ये चीज़। कुछ एक दो जो है वो जो पैक की सिलेक्शन से रिलेटेड मैं आपको बात कर रहा था, उसकी भी केस स्टडी हमने निकाली है। और थर्ड सेक्शन में मैं चाहूँगा कि हम मिलके जो है वो एडवांस लेवल की वैलिडेशन तो देख ली, हंटिंग के आइडिएशन स्टेज के बारे में भी देख लिया। अब वैसे भी आपको जो है वो ब्लॉग से, 1688 से, अलीबाबा से, इस तरह की जगहों से जो, या अली एक्सप्रेस से जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसका भी आप लोगों को मैं अज्यूम करूँ आइडिया है। तो कुछ रैंडम जो है वो 5-6-7 प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे कि हम उन प्रोडक्ट्स को जब अमेज़न के ऊपर देखते हैं तो कैसे एनालिसिस करना है, क्या रीडिंग निकलती है। इवन मुझे शदीद कंसर्न है आप लोगों के जेएसके या एक्स-रे के डाटा को रीड करने पे। तो उस पे भी मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी हमारी कुछ नज़र पड़े और हम इसको इकट्ठा देखें कि कैसे इसको देखना है, कैसे इसका मामला करना है। ये चीज़ एक मैं भी चाहूँगा एक ये भी हमारी चीज़ हो। तो ये बेसिकली 3 सेक्शंस आएँगे, ठीक है? जी, जी, ये तो यार इट गोज़ विदाउट सेइंग ना, जितनी भी रिकॉर्डिंग है डेफ़िनेटली वो मिलनी ही मिलनी है। उसमें तो आई गेस जब पिछली 2 मिल गई हैं तो कोई मेरे पास ऐसी ख़ास वजह नहीं है बताने की, ना पूछने की आपकी कि ये क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है? तो अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडमार्क के ऊपर बात कर लेते हैं। ट्रेडमार्क बेसिकली जो भी आपका बिज़नेस है, अ जिसके नाम के अंडर आप अपना पूरा पीएल खड़ा कर रहे हैं, या बिल्कुल पीएल जिसके नाम के अंडर कर रहे हैं, उसके लिए उसका एक लीगल प्रोटेक्शन आपकी, ठीक है? मिसाल के तौर पर जी, लेट्स से मेरे ब्रांड का नाम है अपस्केल वैली, ठीक है? तो अपस्केल वैली को मैं ट्रेडमार्क करवाऊँगा कि कोई बंदा भी, लेट्स से इस ब्रांड के अंडर मैं मोबाइल फ़ोन्स बेच रहा हूँ अमेज़न के ऊपर या व्हाट्सएवर कोई भी सिचुएशन है। तो मैं अपनी जो बिज़नेस है, जो मेरी ट्रेड है, उसको मैं मार्क करवा लूँगा, अगर आप इस तरीके से याद रख लें। जिस भी कंट्री में, जिस भी मार्केट प्लेस में मैं काम कर रहा हूँ, उसकी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है? लेट्स से मैं यूएसए में मैं काम कर रहा हूँ, या मैं यूएसए, यूके, जर्मनी में इकट्ठे कर रहा हूँ, तो तीनों मार्केट प्लेसेस में मैं उस मार्केट प्लेस की जो अथॉरिटी है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, उसके साथ अपना जो नेम है, ब्रांड का नेम है, उसको ट्रेडमार्क करवा लूँगा। वो फिर क्या चीज़ होती है कि भई कोई भी बंदा मोबाइल फ़ोन तो डेफ़िनेटली बेच सकता है, उस पे पाबंदी नहीं है। लेकिन वो बंदा अपस्किल वैली के नाम के अंडर नहीं बेच सकता। कोई भी बंदा एजेंसी सर्विस की तो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो बंदा अपस्किल वैली के नाम के अंडर नहीं कर सकता। मतलब चीज़ सेम, कोई भी बंदा आप कह लें कि फ्राइंग पैन तो बेच सकता है, लेकिन अपस्किल वैली के नाम के अंडर नहीं बेच सकता। वो चीज़ ज़रूरी होती है क्योंकि प्रोडक्ट के अलावा कुछ आपकी कस्टमर सर्विस, ब्रांडिंग, ठीक है? क्वालिटी, वैल्यू, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से लोग, प्रोडक्ट के अलावा ये चीज़ें भी कंसिडर होती हैं, जिसकी वजह से लोग किसी ब्रांड के साथ लॉयल्टी शो शो करते हैं। लोग नाइकी के पास ही जाते हैं शूज़ के लिए, एडिडास के पास ही जाते हैं। लोग इस तरह की, वो एक ब्रांड की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। मतलब उसके लिए एक कि भई कोई भी बंदा मेरा नाम, मेरी वर्थ, मेरी वैल्यू को कॉपी करके ना बेच सके, तो वो ट्रेडमार्क करवाते हैं। अच्छा, जब तक आप ट्रेडमार्क नहीं करवाएँगे,
आपको अमेज़न जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री नहीं अलाउ करेगा। ठीक हो गया? अमेज़न जब ब्रांड रजिस्ट्री अलाउ करता है तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? आपके पास छोटा-सा एक फ़ायदा कि आपके पास ब्रांड एनालिटिक का टूल आ जाता है। आपके पास पीपीसी, आप समझ लें कि आपको पीपीसी की एक्सेस ही ब्रांड रजिस्ट्री से पहले कुछ सारी 50-60% मिलती है। आपको उसकी एक्सेस मिल जाती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड की, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की, ठीक है? आपको ए प्लस कंटेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। आपको हाइजैकर को डील करने की फैसिलिटी मिल जाती है। वो सारी चीज़ें ब्रांड रजिस्ट्री आ जाता है। पहले चलता था कि भई 8, 9, 10 महीने आपको वेट करना पड़ता था ट्रेडमार्क के अप्रूवल के लिए। आप सबको इस चीज़ का पता होगा कि अब आईपी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के थ्रू आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएँ, ट्रेडमार्क फ़ाइल करवाएँ, सॉरी। फ़ाइल करवाएँ, रजिस्टर तो फिर 9 महीनों तक ही होगा, 9-10 महीनों तक, साल भी लग जाता है। लेकिन उस फाइलिंग का जो एप्लीकेशन नंबर है उसके थ्रू आप अपना जो ट्रेडमार्क है, उसका जो एप्लीकेशन नंबर है उसके थ्रू आप अपनी अमेज़न के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं। यूके में कुछ 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता था, लेकिन अभी यूके में भी अच्छा, ये जो यूके में है चीज़, इसके बारे में हाफ़ कुछ जगहों पर आता है कि आपके एप्लीकेशन नंबर पर अमेज़न आपको यूके में ब्रांड रजिस्ट्री दे रहा है, कुछ जगहों पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कुछ ब्रांड्स को अलाउ नहीं करता, ठीक है? सेम ही टाइम पीरियड तकरीबन आपका यूरोप के लिए आ जाता है। आपका जो जापान है, जापान के लिए तकरीबन 4 महीने का उधर भी टाइम है, और 800 से $1100 की फ़ी है डिपेंडिंग अपॉन आईपी फर्म। ये चीज़ आ गई आपकी ट्रेडमार्क के बारे में, ठीक है? अच्छा, अब इस ट्रेडमार्क में काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि आप लोगों ने अपनी एक प्रैक्टिस बनानी है, ठीक है? इसको बेशक लिख लें, हिफ़्ज़ कर लें, प्रैक्टिस बना लें। जब भी जो जो चीज़ मैटर करती है ट्रेडमार्क में ना, कुछ चीज़ें हैं बेसिक, कुछ चीज़ें आपके नज़रों से ओझल होती हैं। वहाँ आपने हमेशा अपनी जो प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं ना, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उनको ट्रेडमार्क के लिए सर्च करना है, ठीक है? हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट का कीवर्ड हो, जिस कीवर्ड से लोग उसको अमेज़न के ऊपर सर्च करते हैं, वो काफ़ी जेनेरिक हो। लेट्स से पजामा हो सकता है, लेट्स से शॉपिंग बैग हो सकता है, लेट्स से गार्लिक प्रेस हो सकता है। लेकिन काफ़ी ऐसी, जब आप एज़ अ सर्विस के लेवल पे जाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो काफ़ी ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं, जिस तरह एक वो नेक हैमॉक था प्रोडक्ट, वो मेरे लिहाज़ से कि 2017 या 18 में मैंने देखी थी। उसके बाद ना करते भी कोई 10 से 15 स्टूडेंट्स ने मतलब एज़ अ वीए अपने क्लाइंट्स के लिए की, और आधे से ज़्यादा लोगों को उसमें कीवर्ड के ट्रेडमार्क होने का इश्यू आया। इस चीज़ को एक अपनी प्रैक्टिस आपने बनानी है। अब होता क्या है कि हर चीज़ बेहतरीन लगती है, आप पेटेंट चेक करवा लेते हैं, लेकिन आप कीवर्ड का ट्रेडमार्क नहीं करवाते। जब आप कीवर्ड का ट्रेडमार्क नहीं करवाते, तो उसमें इश्यू ये आता है कि अब वो जो आपने जब लिस्टिंग करते हैं, ठीक है? जो उसका ब्रांड ओनर है वो आराम से सोया होता है। आप देखते हैं, अच्छा यार, ये कीवर्ड जो है वो तो लोग लिस्टिंग में भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन एवरीथिंग। लेकिन अचानक से वो बंदा आता है, आके वो अपने जो ट्रेडमार्क है वो बताता है कि भई ये दूसरा बंदा है। ये मेरा ट्रेडमार्क्ड वर्ड यूज़ कर रहा है, तो अमेज़न उसको फिर आपकी लिस्टिंग को आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि भई इस कीवर्ड को यूज़ ना करें। अब आप देखते हैं, अगर मैं इस कीवर्ड को यूज़ ना करूँ, तो मेरी तो रैंकिंग ही मुश्किल में पड़ जाएगी, ठीक है? अब कीवर्ड का पहले होता था कि जी आप इसको बैकएंड में सर्च टर्म में डाल लें, या सब्जेक्ट मैटर जो है वो बहुत पावरफुल सपोर्ट होती थी इस तरह के कीवर्ड्स को इंडेक्स करवाने के लिए। अभी अमेज़न ने वो उसकी वैल्यू ही वाइप आउट कर दी है। काफ़ी लिस्टिंग से सब्जेक्ट मैटर को ही वाइप आउट कर दिया हुआ है, ठीक है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्च टर्म्स रह गई हैं। अब जब ये वाली चीज़ आ गई, ये वाला मामला आ गया, तो फिर मसला है। अब आप कीवर्ड को अगर टाइटल में नहीं डालते, बुलेट पॉइंट में नहीं डालते, तो वो तो इंडेक्सिंग ही उसकी ज़माने लगाती है, या इंडेक्सिंग तो चलो हो गई, जो उसकी रैंकिंग है वो अच्छा खासा टाइम लगाता है। तो अब वायबिलिटी नहीं रही। पिछले ये जो अभी लॉग 32 वाली चेंजेज़ आई थी ना, ये बेसिकली इसीलिए था कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर और इंटेंडेड यूज़, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो है वो अमेज़न उड़ा रहा था। तो जिन-जिन लोगों को कीवर्ड उस राउट के थ्रू इंडेक्स थे, उनको वो लॉक लगा, और जब तक अमेज़न ने सबका इश्यू रिज़ॉल्व नहीं किया, एल्गोरिदम में अपडेट नहीं आई, तब तक वो चलता रहा। तो अभी जो है वो ये चीज़, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर आपने कीवर्ड का ट्रेडमार्क नहीं देखा तो मुश्किल में है। जिस-जिस कीवर्ड से आपकी प्रोडक्ट को पुकारा जा सकता है, जैसे कि गार्लिक प्रेस भी है, गार्लिक क्रशर भी है, ठीक है? गार्लिक क्रशर, उसके अलावा 1-2 और कीवर्ड लगेंगे। आपने सबको ट्रेडमार्क के लिए चेक करना है, ये वाजिब है आपके ऊपर। ये चीज़ ट्रेडमार्क से रिलेटेड यहाँ पर आ गई। दूसरी चीज़, अब आ जाएँ कॉपीराइट के ऊपर।
आपकी जो लिस्टिंग की आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, आप उसका कॉपीराइट करवा सकते हैं, ठीक है। आपका जो लिस्टिंग का कंटेंट है, अगर आपने खुद लिखा है कि किसी दूसरे के कंटेंट को कॉपी करके उसमें से प्लेजरिज्म रिमूव नहीं किया, मतलब ये नहीं किया कि अच्छा भी बस सिनोनिम लगा लो और बाकी उससे मिलता जुलता कंटेंट हो, तो आप उसको कॉपीराइट भी करवा सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ अभी मैं ऐसे ऐसा फिलहाल रिकमेंड नहीं करता कि आप अभी करवाएं, लेकिन कभी कभार जब आप, क्योंकि उसकी ऐसे जितना मसला भी नहीं आता, लेकिन आपको अपने कंपेरेटर्स की इमेजेस को अगर कोई बंदा कॉपी कर रहा है या आपने अपनी भी बनाई है और आपने बड़ा फोटोग्राफर ने आपके जोर लगा के जो आपको चीज़ दी वो तकरीबन 80-90% मिलती जुलती थी आपके कंपेरेटर से, तो चेक कर लें अपने जो बंदा है पेटेंट चेक करने वाला, उसी से ही रिक्वेस्ट कर लें कि भाई ये दो चार पर्टिकुलर इमेजेस हैं, ये भी आपको शायद अभी आप 2 3 4 5 10 प्रोडक्ट देख रहे होंगे, आपको मसला नहीं है। मुझे कीवर्ड के ट्रेडमार्क के भी, मुझे कॉपीराइट के भी इश्यूज जब हम मास लेवल पे जाते हैं ना, 100 सवा 100 प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं, तब ये मसले फिर उमड़ के आते हैं बाहर। तो वो अमेज़न की तरफ से भी इश्यूज आते हैं और कॉपीराइट का वैसे भी मसला आता है। तो फिर अब हम इस चीज़ को भी अपने एसओपी के अंदर शामिल है कि भाई हमने इनके कॉपीराइट को चेक करना है कि हमारी इमेज किसी कंपैरेटर की इमेज के साथ मैच ना कर रही हो। अगर मैच कर रही है तो मेक श्योर कर लें कि इसने कॉपीराइट तो नहीं करवाया, वो बंदा खतरनाक इरादों के साथ तो नहीं बैठा हुआ। इस चीज़ को चेक करना इमेजेस के केस में बड़ा ज़रूरी है। कंटेंट में खैर है, चल जाता है, ठीक है। ये आपका कॉपीराइट के मामले में बात आ गई। अब आगे आप आ जाएँ पेटेंट के बारे में। पेटेंट आगे जी, पेटेंट वैसे आमतौर पे 3 तरह के कहते हैं, वो एक वो यूटिलिटी होता है, एक डिज़ाइन होता है, एक प्लांट पेटेंट होता है, लेकिन डेफिनेटली वो प्लांट वाला जो है वो अपने स्कोप से बाहर है। तो हमारे लिए 2 ही पेटेंट होते हैं, एक यूटिलिटी, एक डिज़ाइन है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यूटिलिटी पेटेंट की, तो जो यूटिलिटी पेटेंट है वो यूके में, यूएसए में, जर्मनी में या यूरोप में, हर जगह पर इसकी जो ड्यूरेशन है वैलिडिटी की, वो है 20 साल, फ्रॉम द एज ऑफ या फ्रॉम द टाइम ऑफ फाइलिंग। पेटेंट के अप्रूवल से नहीं, पेटेंट का अप्रूवल, लेट से आपने पेटेंट फाइल किया 1998 में, आपका पेटेंट अप्रूव हुआ है सन 2000 में, तो 20 साल जो है वो 1998 से आपके बनेंगे, 2018 में वो आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और 2000 से नहीं होगा, इस चीज़ को एक क्लैरिटी रख लें, जो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। अब इसमें एक मज़ेदार चीज़ आती है, जो जितने भी यूटिलिटी पेटेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 साल बाद जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सपायरी फ़ी रिलेटेड होती है और वो एक्सपायरी बेसिकली एक्सपायरी होती नहीं है। 10 साल बाद वो आपका पेटेंट लिखा आएगा कि जी ये फ़ी रिलेटेड एक्सपायर। अब ये कुछ बातें हैं आपने, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं अपने लिए प्रेफ़र करता हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी सर्विसेज़ वाले काम है, जैसे कंटेंट लिखना, मतलब मेरी प्रेफ़रेंस नहीं होगी मैं आप लोगों को कंटेंट लिखना सिखाऊँ। मैं हर फन मौला बनाने के हक में नहीं हूँ। अगर आप अमेज़न का ही काम अच्छा कर लें तो आपको दाएँ-बाएँ देखने की फुर्सत नहीं पड़ेगी। और ना ही मैं इस हक में हूँ कि मैं आपको पेटेंट को चेक करना सिखाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ों की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप अगर किसी भी नए बंदे से पेटेंट चेक करवा रहे हैं या आपको पेटेंट चेकिंग का आइडिया नहीं है, तो एट लीस्ट यू कैन जज थिंग। और इसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दूँगा कि फ़ायदा क्या होता है नॉलेज का ना। अच्छी मज़ेदार बात ये है कि मेरे पास मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रैक्टिकल के, हाँ, भई इस टाइम पे ये नॉलेज थी तो यार ये फ़ायदा हो गया, ये मामला था तो ये फ़ायदा हो गया। अब 10 साल बाद जो एक्सपायरी होती है वो फ़ी रिलेटेड होती है। फ़ी रिलेटेड एक्सपायरी को आपने एक्सपायरी नहीं मानना। वो बंदा सिंपली जो है ना वो फ़ी सबमिट करवाए, तो विदिन डेज़ जो है उसका पेटेंट रिवाइव हो जाएगा। अपने वो एक है भाईजान दोस्त हैं, कोलीग हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी थी। तो उनका जो कंपैरेटर का पेटेंट था वो पेटेंट चेकिंग करने वाले बंदे ने कहा कि जी ठीक है, इसमें वो जो बड़ा मशहूर है यूएसए प्रो वाला फाइवर के ऊपर, उसने कहा कि जी ये एक्सपायर्ड है, आप कर सकते हो। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर ली। अब वो पिछले तकरीबन 7-8 साल से फीड रिलेटेड एक्सपायर्ड था, 7-8 साल से। इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की, इन्होंने रैंक कर लिया, इनका रेवेन्यू को तकरीबन 20-25 हज़ार तक चला गया था पर मंथ पे, इन्होंने प्रॉफिट भी बनाना शुरू कर दिया। उस बंदे ने देखा भाई ये कहाँ से आ गया? उसने जो मिनिमल सी फ़ी होती है उसने वो फ़ी दी, अपने पेटेंट को रिवाइव करवाया और भाईजान को निकाल दिया बाहर, ठीक है? तो फ़ी रिलेटेड एक्सपायरी इज़ नॉट एन एक्सपायरी। या तो पेटेंट आपका अबंडेंट हुआ हो कि हाँ भाई ये वैलिड ही नहीं है, किसी ने इसको फाइल करवा दिया, अबंडेंट लिखा आ रहा हो, या फिर आ रहा हो लाइफ टाइम एक्सपायरी। लाइफ टाइम एक्सपायरी हमेशा आएगी डेट ऑफ फाइलिंग से 20 साल बाद। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की
जब मेरी मेरी भी पहली प्रोडक्ट फिलहाल पेटेंट की वजह से ही हुई थी, फेल हुई थी, तो उसको भी फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो मैंने दूसरी प्रोडक्ट की, अब मैंने तो पेटेंट का डसा, बाद में पेटेंट के बारे में तो बड़े ध्यान में रहेगा ना, फिर पढ़ा भी, समझा भी, देखा भी। तो सेकंड प्रोडक्ट में जब पेटेंट चेक करवाया तो उसमें आया जी कि इसमें यूएसए में पेटेंट है। अच्छा जी, ठीक है, पेटेंट है, ये बात है जनवरी 2020 की ना। तो उसका जो पेटेंट फाइल हुआ था, अब मुझे पेटेंट चेक करने वाले भैया ने कह दिया कि ये पेटेंट जो है, ये प्रोडक्ट पेटेंटेड है, यूटिलिटी पेटेंट है, आप छोड़ दें इसको। तो मैंने पेटेंट को पढ़ना, वन आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट देखते हैं, हम कहते हैं लिखा आ गया कि अच्छा भाई इसमें पेटेंट है तो डोंट गो फॉर इट, बात खत्म। मैंने इसका जो है वो पेटेंट को खोला, पढ़ा, देखा मैंने कि 1998 में किसी बंदे ने मेरी प्रोडक्ट का पेटेंट फाइल किया था। 2000 में वो अप्रूव हुआ था, जनवरी 12 2000 में ना, ठीक है। तो जब मुझे पेटेंट की रिपोर्ट आई वो था कोई 7 या 8 जनवरी 2020। मैंने देखा कि इसको तो सॉरी, वो 2000 में किसी ने फाइल किया था और 2 में अप्रूव हुआ था। तो मैंने देखा कि इसको तो इसकी तो लाइफ टाइम एक्सपायरी आ रही है अगले 5 दिन में। अब उसके ऊपर एक्टिव ही लिखा हुआ है। तो कोई आम बंदा, अगर ये आपको बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल, ये नहीं कि मैं आपको कोई किस्से कहानी सुना रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल चीज जिसने मुझे बचाया। अब उसके ऊपर लिखा हुआ एक्टिव है, लेकिन नॉलेज थी, पता था चीज़ों का, एक्सपीरियंस भी था। तो वो जो पेटेंट चेक करने वाले वो भी मेरे अच्छे कुलीग थे, उनसे मैंने डिस्कस किया, कहते हैं हाँ यार ये तो पॉइंट है, बिल्कुल है। तो 5 दिन बाद वो प्रोडक्ट जो है वो लाइफ टाइम एक्सपायर हो रही थी, मतलब वो पेटेंट जो है वो इनवैलिड हो गया। ठीक है। अब मुझे पता था कि भाई 20 साल का मामला होता है, 20 साल के बाद ये, तो उस प्रोडक्ट को परसू किया, मैंने परसू भी किया, मैंने 6 मार्केट प्लेस, 4 में सॉरी उसको लॉन्च भी किया है। अलहमदिल्ला प्रॉफिटेबल भी है सारी चीज़ें। तो वो ये चीज़ आ गई कि पेटेंट की ड्यूरेशन का आइडिया होना चाहिए, एक्सपायरी होती है 10 साल बाद, वो फी रिलेटेड होती है। अब आप आ जाए डिज़ाइन पेटेंट पे, पहले मैं इसकी ड्यूरेशन के ऊपर बात कर लूँ। डिज़ाइन पेटेंट जो है वो यूएसए में 2015 के बाद इसका आया मामला, ये अपडेट कि 14 से 15 साल तक इसकी ड्यूरेशन होती है डिज़ाइन पेटेंट की। 14 15 साल तक आप उस डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकते, 15 साल बाद वो भी लाइफ टाइम एक्सपायरी आ जाती है यूएसए में। अच्छा, यूके में और यूरोप में क्या होता है, उसमें जो है वो 25 साल बाद डिज़ाइन पेटेंट की एक्सपायरी है। 25 साल बाद है डिज़ाइन पेटेंट की एक्सपायरी, लेकिन हर 5 साल बाद वो पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा फी रिलेटेड। मतलब आपने सन 2000 में फाइल किया तो 2005 में वो एक्सपायर्ड है, और लिखा आ जाएगा फी रिलेटेड एक्सपायर, वो बंदा फी देगा मिनिमल सी, तो उसका पेटेंट दोबारा रिवाइव हो जाएगा 2010 तक के लिए। फिर अगेन 10 में एक्सपायर होगा फी रिलेटेड 2015 तक के लिए, फिर 20, एंड पे जो लाइफ टाइम एक्सपायरी आएगी वो 2025 की आएगी। ये यूरोप का, यूके का है, और यूएसए का 15 साल का है। ये इसका आ गया। अब पेटेंट के बारे में, यूटिलिटी पेटेंट, जैसे यूटिलिटी का आप सिनोनिम यूज कर ले फंक्शनैलिटी। अब फंक्शनैलिटी से रिलेटेड ये चीज़ आ जाती है, जिस तरह कोई पेन है, ठीक है, तो पेन का फंक्शन है कि भाई ये पेपर के ऊपर लिखता है, या आप कोई मार्कर की बात कर लें तो ये जिसका फंक्शन है ये वाइट बोर्ड के ऊपर लिखेगा। अब ये दो डिफरेंट फंक्शन है कि भाई ये लिखेगा तो ये रिमूवेबल है या नहीं, रिमूवेबल नहीं है, ये फंक्शनैलिटी आ गई। अच्छा, उसका जो फिर आगे डिज़ाइन आ जाता है, मल्टीपल पेन के डिज़ाइन होते हैं, निब के भी डिज़ाइन होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। वो हर डिज़ाइन एक डिफरेंट उसका डिज़ाइन पैटर्न बन जाएगा। यहाँ बात कर लें ग्लास है, ग्लास की फंक्शनैलिटी है लिक्विड टेक इन करना, मतलब कोई भी जो लिक्विड है या सेमी सॉलिड फॉर्म है उसको पीने के लिए जी, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। वो तो जो फंक्शनैलिटी है या वो यूटिलिटी है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन डिज़ाइन ग्लास के डिफरेंट होते हैं। गोल वाला ग्लास भी है, वो जो जिस तरह से बार वगैरह में नज़र आता है, ठीक है, जिसका थिन स्टैंड होता है उसके ऊपर वो है ग्लास, वो वाला भी है। लेंथी ग्लास भी होता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ग्लास पे डिफरेंट मटेरियल के भी आ जाते हैं, वो सारा मामला उसका आ गया। अब अगर यूटिलिटी पेटेंट है आपकी प्रोडक्ट का, तो उसको काइंड ऑफ उसका तो कोई हल नहीं होता, वो तो जी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, आप उस प्रोडक्ट में फंक्शनैलिटी को ऐड करवाएं, मतलब एक लेयर लगी हुई है यूटिलिटी की। मेरे जी लेट्स से ग्लास है, ठीक है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ इसको, ये डू नॉट कंसीडर इट एज अ लीगल ओपिनियन कि इस तरह हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। एक बंदा है जी, उसने ग्लास का यूटिलिटी पेटेंट करवाया हुआ है। ये जी ग्लास है, ये होल्ड करने के लिए यूज होता है। टू होल्ड इट आपको ग्लास को ग्रिप करना पड़ता है, ऐसे करके ग्रिप करना पड़ता है, ठीक है।
अब अगर कहीं मतलब ये आगे आता है कुछ, कभी क्लाइंट्स को निगोशिएशन मशवरे के लिए चाहिए होता है, कभी कभार यही चीज़ आपके क्लाइंट को कन्वर्ट कर देती है, कभी कभार अपनी ज़ाती प्रोडक्ट के लिए मसले आ जाते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको हर दिन फेस ना करनी पड़े, आपको हर दिन फेस करनी पड़ेगी ये वाली चीज़। तो ग्लास है, उसको होल्ड करना है, ये सिंपल ग्लास है। अब यूटिलिटी पेटेंट का इसका तो कोई हल नहीं कि जिसका मैं जुगाड़ निकाल लूँ और कुछ कर लूँ। हाँ, लेकिन इस यूटिलिटी के अगर आप ऊपर एक यूटिलिटी ऐड कर देते हैं ना, ठीक है, लेट्स से मैं इस ग्लास को हैंडल लगा देता हूँ कि जी आप इसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली जो हॉट लिक्विड है, जिस तरह चाय हो गई, कॉफ़ी होगी, उसको उसके काम के लिए वो कप के तौर पर वो आइडेंटिफाई हो गया। ग्लास में हैंडल लगा दे तो वो कप बन जाता है। तो ये उसके ऊपर एक यूटिलिटी ऐड कर दी, उसका आपने यूटिलिटी पेटेंट भी करवा लिया। अब इसकी हो जाएगी करने को एक छोटी सी एक कर्व अटैचमेंट साथ आई है, लेकिन उसने फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर दी, वैल्यू ऐड कर दी, फंक्शनैलिटी में एडिशन आ गया। अब इस केस में आपका आप उसके ऊपर यूटिलिटी पेटेंट फाइल कर सकते हैं, आप किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं। अच्छे किसी बंदे की एडवाइस लें तो मोस्ट प्रोबेबली वो 80-90% अप्रूव ही होती है, उनको आइडिया होता है, उनकी हिस्ट्री चेक कर लें आपके, मल्टीपल इन्होंने पेटेंट्स को फाइल किया हो। अब होगा क्या कि मार्केट में वो बंदा बैठा रहेगा और दूसरे आप बैठे रहेंगे। तो मैं तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी कंसीडर करता हूँ। करवा के छोड़ दो भाई, जैसे कोई इसके बारे में अच्छी खबर आए, आ जाए साल बाद, प्रोडक्ट दमदार है, अच्छी वैल्यूएबल चीज़ है, वो पेटेंट वाला बंदा आम आदमी को टिकने नहीं देता, लोग आते हैं और इन्फ्रिंजमेंट लेके भागते जाते हैं, लोग आते हैं इन्फ्रिंजमेंट लेके भागते जाते हैं, मसला चल रहा है। अपना अगर इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने ऐसे 3-4 पेटेंट्स के बारे में खेला है, किया है, अप्रूव भी हो गए, तो उसके बारे में कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आप उसमें वो वैल्यू ऐड ऑन करवाएं। अब वो आपको जो है वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपका एक अपना एक डिफरेंट यूनिक पेटेंट है, और आपकी प्रोडक्ट उस एडिशनल पेटेंट के आने की वजह से यूनिक हो गई। ये एक यूटिलिटी पेटेंट के लिहाज से एक मेरा एक्सपीरियंस था जो किया हुआ है, और ठीक ठाक काम करता है। ठीक है, अब आप आ जाएं दूसरी बात के ऊपर, डिज़ाइन पेटेंट के ऊपर। डिज़ाइन डेफिनेटली जिस तरह वो मैंने ग्लास के एग्जांपल से आपको बता दिया कि जी ग्लास के डिफरेंट डिज़ाइन होंगे, तो मतलब लेट से एक वो जिस तरह से ये बार्स वगैरह में ग्लास मिलता है कि स्टैंड है और उसके ऊपर वो लिक्विड होल्ड करने के लिए उसका जो कटोरा लगा हुआ वो है, तो ये ग्लास का डिफरेंट डिज़ाइन है। एक सिंपल जो घर में हम यूज़ करते हैं वो ग्लास का डिफरेंट डिज़ाइन हो गया, तो डिज़ाइन पेटेंट का डिज़ाइन के बारे में डिफरेंट आ गया। डिज़ाइन के बारे में डिफरेंट ये नहीं है कि जी मेरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ठीक है, और किसी जो अमेज़न पे ऑलरेडी बिक रही हैं, आपने उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस कर दी, तो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट इनफ या टेंजिबल इनफ डिफरेंस, और इसका आपका डिज़ाइन पेटेंट फाइल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, डिज़ाइन पेटेंट के लिए आपको एक टेंजिबल डिफरेंस आना चाहिए। बड़ी सादी सी वो यूएसपीटीओ वाले इसकी एग्जांपल देते हैं, अगर आप उनका कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ें, वो कहते हैं कि ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जिसको एक लेमैन आइडेंटिफाई कर सके, हाँ जी ये डिफरेंट है। आप एक लेमैन को पता ना हो कि ये डिफरेंट डिजाइन पेटेंट है कि नहीं है, उसके सामने दोनों प्रोडक्ट रखते हैं, वो कह सके हाँ यार एक नेकेड आई से एक डिफरेंस नजर आ रहा है, उसको ज्यादा गौर नहीं करना पड़ रहा कि ये भी चीज़ है और ये भी चीज़ है, ये दोनों डिफरेंट है। तो दिस इज डिजाइन। और इसको अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके जाएं, स्टैट्स की फॉर्म में लेके जाएं, तो वो आ जाता है कि 40-60% का एक डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि 5-6 दिन बाद उसका जो यूटिलिटी पेटेंट था वो लाइफ टाइम एक्सपायर हो रहा था, ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अच्छा यार इसका ना किसी दूसरी जगह से एहतियातन पेटेंट दोबारा चेक करवाते हैं। जब मैंने दोबारा पेटेंट चेक करवाया तो किसी दूसरी जगह से उसका यूटिल डिज़ाइन पेटेंट निकला जो कि वैलिड था। पहला एक पेटेंट आया, उससे जान बची, फिर दूसरा पेटेंट आ गया डिज़ाइन पेटेंट, वो वैलिड भी था। अब उस डिज़ाइन पेटेंट को जो है हाँ जी डिज़ाइन पेटेंट है, क्या करें, डिज़ाइन पेटेंट हो तो प्रोडक्ट तो नहीं छोड़नी चाहिए, मैं इस हक में नहीं होता। खास तौर पे उसका जो डिज़ाइन पेटेंट था वो था भी यूएस में, तो यूके में भी था। अब मुझे पता चल गया अच्छा भाई यूके में ठीक है, 14 दिन लगते हैं डिज़ाइन पेटेंट को अप्रूव होने में। मैंने उसका डिफरेंट उसको बनवाया, ठीक है, कोई तकरीबन महीना लगवा के डिफरेंट बनाया, और उसमें अब वो डिफरेंस के अंदर वो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू भी मैंने ऐड कर दिया, जो कि हम आगे सोर्सिंग के सेशन में डिस्कस करेंगे कि वैल्यू कैसे ऐड करनी है, वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है। और वो विद इन 14 डेज जो है वो मेरा डिज़ाइन पेटेंट फाइल हो गया, उसको मैंने हर जगह पर फिर फाइल करवा दिया, सारे मार्केट प्लेसेस में, चाइना में भी, यूरोप में भी, और यूके में भी, और यूएसए में भी, कनाडा में भी,
हर जगह पर जहाँ जहाँ पर अमेजोन है वहाँ वहाँ पर जी फाइल करवा दिया। और ठीक है, उसमें वैल्यू भी ऐड थी, उस चीज़ ने अच्छी मेरी लॉन्च भी आसान कर दी, सोर्सिंग को भी यूनिक कर दिया, मुझे एक लीगल प्रोटेक्शन भी दे दी। तो डिज़ाइन पेटेंट का तो मसला नहीं है, उसको नहीं सोचना चाहिए। आपको 40-50% अपना डिज़ाइन डिफरेंट करें। और जिस तरह लास्ट टाइम पे एक बड़ी अच्छी था इसमें ना, एक क्वेश्चन आया था कि हमने जी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट किया है, पता नहीं किन साहब ने किया था ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में। हमने अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट किया है और उस डिफरेंस के चक्कर में सिर्फ $10 का, $8 या $10 का फ़र्क पड़ा है। और लेकिन डिफरेंट है तो अब कोई खरीद नहीं रहा। वही बात है कि डिफरेंट हो लेकिन वो डिफरेंस जो है वो वैल्यू ऐड करे। तो वो डिज़ाइन पेटेंट में ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, वरना वो पेटेंट वो वाले जान भी बन सकता है। तो इसको डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात आ गई कि जी इस तरह डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में भी हमने बात कर ली। डिज़ाइन पैटर्न की फाइलिंग की फ़ी भी आई गेस ज़्यादा नहीं है। यूएस में है इसकी कोई 1000 से $1200, ठीक है, साल का टाइम पीरियड है। यूके में आप सबको पता होगा विदिन 14 डेज़ जो वो डिज़ाइन पेटेंट हो जाता फाइल। और इसकी कोई तकरीबन 550 या फिलहाल मैंने महँगे बंदे से करवाया था तो 450-500 इसका है। सेम चाइना में कॉस्ट है, सेम ही जो है वो इसकी जर्मनी में कॉस्ट है और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसका मामला ना। तो ये इसके फ़ी चार्जेज़ हैं। ड्यूरेशन जो है वो चाइना में कुछ 3-4 महीनों में हो जाता है। 4 5-6 महीनों में होता है। यूएस में 1 साल लगता है। डिज़ाइन पेटेंट को, यूटिलिटी पेटेंट को 2 से 3 साल लग जाते हैं। यूके में डिज़ाइन पेटेंट 2 से 3 हफ्ते में हो जाता है और यूरोप में भी जल्दी आएगा, इसको 3 से 5 महीने का। यूरोप का मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं आइडिया। तो वो एक चीज़ आ जाती है। तो पेटेंट्स पेटेंट्स अच्छे हैं जब तक कि बंदे को समझ हो। अच्छा, जब पेटेंट का एक ड्यूरेशन का आपने देख लिया, दूसरा पेटेंट में कुछ मैं आपको साइट्स वगैरह भी बताता हूँ, आपको आइडिया होना चाहिए आसानी के लिए। आप करें ना, मतलब मैं आपको कभी भी ये नहीं रिकमेंड करूँगा, ना मैं ये क्लेम करूँगा कि इस सेशन को जी आप देख लें और आप जो है ना वो पेटेंट एक्सपर्ट बन गए। हालाँकि इसके बाहर पेटेंट की कोई नॉलेज नहीं है जो मैं आपको कन्वे करूँगा। इसके बाहर पेटेंट का कोई ऐसा आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। लेकिन देन अगेन आई वुड हाइली रिकमेंड यू गाइस कि आप अमेज़न की तरफ ही स्टिक कर जाए ना सर्विस प्रोवाइडर की, तो दैट्स अ ह्यूज थिंग, काफ़ी है। हरफन-मौला की तरफ ना आएँ। पेटेंट मेरी नज़र में प्रोडक्ट सिलेक्शन के बराबर की वेटेज रखता है। अगर प्रोडक्ट का पेटेंट खराब है ना, तो आप जितने मर्ज़ी ज़हीन-ओ-फ़तीन हो, आपने बेशक 100 लॉन्चेस कर ली हों, आप जो हैं वो बड़ी दमदार किस्म की आपने प्रोडक्ट पकड़ ली है, आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, आपके पास इकोसिस्टम की कमी नहीं है, देन अगेन यू आर अ फेलियर, ठीक है ना? तो एक पेटेंट, एक प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इर्रिवर्सिबल डैमेज है। मतलब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। पेटेंट आ गया प्रोडक्ट का, डेफ़िनेटली मैं डिज़ाइन की वो जो बातें हैं उसको नहीं अज़्यूम कर रहा, मैं यूटिलिटी पेटेंट की बात कर रहा हूँ। पेटेंट आ गया आपकी प्रोडक्ट का, ठीक है, ट्रेडमार्क आपने, छोटी-सी बात है कि जी आप मेन कीवर्ड का ट्रेडमार्क चेक कर लिया करें, ठीक है? जब बंदे की आदत बन जाती है ना कि नहीं यार इसका कहाँ पर होगा, आप बिलीव करेंगे इवन यूएस के अंदर एक प्रोडक्ट मैंने देखी, जिस तरह हमने बच्चों में स्कूल के टाइम पे आपको याद होगा आयरन ऑन पैचेस हम लोग लगाते थे अपनी पॉकेट के ऊपर ना, स्कूल का लोगो लगाने के लिए, जो 30 40 50 रुपए का मिलना और स्कूल का लोगो लगाने के लिए हमने उसको यूज करना। इवन ऐसी चीज भी जो कि नाना करते पिछले 30 40 साल से तो चल ही रही होगी, वो भी यूएस में पेटेंटेड थी। वो भी आप अमेज़न के ऊपर नहीं बेच सकते। जस्ट आपको एक मिसाल देने के लिए, जीन्स के ऊपर जो सिंपल पैच लगते हैं ना, इवन वो पैच के डिज़ाइन्स भी डिज़ाइन पेटेंट थे, ठीक है? तो काइंड ऑफ देखना, एहतियात करना इस चीज़ में बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ हल्की है और सिंपली आप आउटसोर्स कर देते हैं, आपको ऐसा इतने स्किल सेट की भी नहीं ज़रूरत, इतनी कॉम्प्लेक्स भी शायद ना हो, लेकिन ये इरिवर्सिबल डैमेज है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि एक पेटेंट के मामले में इवन 3-4 बंदों से भी चेक करवाएँ तो कोई मसला नहीं, पैसे ज़ाया नहीं होते, वो पैसे उल्टे फ़ायदा ही देंगे। दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्शन में इसलिए हमने एक्स्ट्रा 7 लेयर्स को बिल्ड अप किया, ज़रूरत क्या थी? ठीक है, जेएस देख के भी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, वो रैंक भी हो जाती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन जस्ट लेयर इसलिए कि भाई इरिवर्सिबल डैमेज है, इसके बाद आप आपकी लॉन्च गलत होगी ना, आप लॉन्च ठीक कर लेंगे। आपकी इन्वेंटरी गलत चलेगी, आप उसको ठीक कर लेंगे। आपके अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो गया, आप अकाउंट शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है? आपकी इमेजेस गंदी बन गई, आप इमेजेस चेंज कर लेंगे, कंटेंट रिवैम्प करवा लेंगे, ए प्लस कंटेंट ऐड कर देंगे। आपको चलाना नहीं आ रहा काम, आप किसी प्रोफेशनल बंदे को पैसे देके हायर कर लेंगे, एवरीथिंग इज़ रिवर्सिबल। ये 2 चीज़ें हैं, उसमें फिर यही होता है कि अच्छा, भी जो इन्वेस्टमेंट लगी उसको समेटो, लिक्विडेट करो एंड मूव ऑन। अच्छा, अब पेटेंट के बारे में जो ये अपना 1 जनवरी से ब्रेक्सिट आया,
तो पहले तो डेफिनेटली जो आपका यूरोप में था पेटेंट वो यूके के अंदर भी वैलिड था, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ी अपडेट के जो ब्रेक्सिट से पहले पहले आपके पेटेंट अप्रूव हुए हैं ना, अप्रूव फाइल हुए की बात नहीं कर रहा, जो ब्रेक्सिट से पहले पहले आपके पेटेंट अप्रूव हुए हैं यूरोप में, ईयू में, यूरोप में अप्रूव हुए हैं, उनकी जो वैलिडिटी है वो यूके तक है। यूके शामिल है उसके अंदर, वैलिड है। अच्छा, जो आपने लेट से फाइल किया, अब 14-15 डेज में भी अगर एक जी प्रोडक्ट लेट से वो हो जाता है अप्रूव, आपने फाइल किया उसका पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट, और 25 या 26 को फाइल किया, फाइल पहले कर दिया ब्रेक्सिट से, और अप्रूव जो है वो ब्रेक्सिट के बाद हुआ, वो रजिस्टर्ड ब्रेक्सिट के बाद हुआ है। तो वो अगर यूरोप में किया था तो उसकी वैलिडिटी यूरोप की हद तक की है, जिसमें यूके नहीं आता। अगर यूके में किया था तो उसकी वैलिडिटी यूके की हद तक की है, वो डेफिनेटली वो क्रिस क्रॉस नहीं बजेगा आपका। आजकल आप ये शायद चीज़ देखें कि काफ़ी लोग जो है ना, अपने इधर भाईजान भी हैं, पार्टिसिपेंट है हमारे, उनकी भी उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की, तो रैंक हो गई क्लाइंट की प्रोडक्ट यूके के अंदर। तो बाद में जो है वो पता चला कि वो प्रोडक्ट किसी ने डिज़ाइन पेटेंट करवाई हुई थी, उन्होंने उन्हीं का डिज़ाइन कॉपी कर लिया, और वो उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट फाइल कर दिया, अभी उसको लिक्विडेट करवा रहे हैं। तो पेटेंट एक बड़ा टची मामला है। अब पेटेंट के बारे में आजकल जो यूरोप में, यूके में खासतौर पे चल रहा है, एक एक चीज़ के, जो यूके आईपीओ है वो एक एक चीज़ के मल्टीपल, सेम डिज़ाइन के मल्टीपल पेटेंट को अप्रूव कर रही है, बाय डिफो बाय मिस्टेक कह लें या बाय एनीथिंग कह लें, वो हो रहा है। इतने इंसिडेंट देखने में आए हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा मिले कि कोई बंदा आपको मशवरा दे कि, पता नहीं दे या ना दे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कोई मोहसिन आपका ऐसा मशवरा दे कि ठीक है यार, मल्टीपल एक ही डिज़ाइन के पेटेंट्स हो रहे हैं, हम भी करवा लेते हैं, एक हमारी प्रोटेक्शन रहेगी, एक अगले की रहेगी, बाकी सबको रगड़ देंगे, तो इस तरह की बात का ना जाइएगा। इस केस में सिंपली एक कोर्ट में जाके, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, जो 2-3 हज़ार पाउंड का या यूरो का होगा, दैट इज़ फाइन। लेकिन आप जब कोर्ट में इस चीज़ को बात करेंगे, तो जिसका पेटेंट एक एक तारीख पहले फाइल हुआ होगा ना, लेट्स से मैंने डिज़ाइन पेटेंट फाइल कर दिया है, ये यूरोप में भी मसला आ रहा है, ये यूके में भी आ रहा है। मैंने पेटेंट फाइल कर दिया है 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। ये मुझे तलहा नज़र आ रहे हैं सामने, तलहा ने जी फाइल कर दी है 8 तारीख को, ठीक है। तो दोनों के अप्रूव हो गए हैं, तो मुझे सुप्रीमेसी हासिल है, मुझे जो है वो उसके ऊपर प्रेफ़रेंस हासिल है, और मेरा जो डिज़ाइन पेटेंट है वो प्रिवेल करेगा, और भाईजान का कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड कह देगी। और मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लें कि शायद ये चीज़ होने वाली है। मतलब आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो इन 2021 इस चीज़ का होगा। तो इसके बारे में ये सुस्ती ना करें, आप अपना कोशिश करें कि आप अपना जो डिज़ाइन वगैरह है वो चीज़ चेंज करवा लें, तो वो बेहतर है। ठीक है? ये इसके बारे में चीज़ आ गई। ब्रेक्सिट के बारे में भी, ब्रेक्सिट से पहले जो जहाँ पर रजिस्टर हो चुका है उसकी वैलिडिटी हर जगह है। जो ब्रेक्सिट के बाद रजिस्टर हो रहे हैं, यूरोप वाले की जो वैलिडिटी है वो एरिया कवर करता है, वो यूरोप का है। यूके वाला सिर्फ यूके के एरिया को ही कवर करता है, उसका वो है नहीं, ज़्यादा मामला नहीं है, ठीक है? जब आप जाते हैं पेटेंट को चेक करने, मैं 1 सेकंड कुछ आपको ना साइट्स भी शेयर करता हूँ ताकि आइडिया हो। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा सिर्फ। साउंड कोई खलील को काइंडली फैसिलिटेट कर दें, कि मेरा ख्याल है साउंड का किसी को और दूसरे को तो इश्यू नहीं होगा, तो इनको फैसिलिटेट कर दें कि कहीं इनकी तरफ से हो तो ये एग्ज़िट करके बेशक रीजॉइन कर लें। अच्छा चलें, स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है। चलें, थैंक यू मुबारक। अच्छा जी, पेटेंट के बारे में सबसे पहले जो मशहूर ज़माना हमारी चीज़ चलती थी, हम इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते थे patents.google.com के ऊपर ना, ठीक है? तो लेट्स से ये इसके ऊपर मैं लिखता हूँ ग्रिप हैमॉक, ये चैपमैन जेसन ग्रेको। हम्म, अच्छा जी, ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। वैसे तो ठीक है, हमारे पास यूएसपीटीओ भी है देखने के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा, हमने 3 मिनट में ब्रेक भी लेनी है। ये काफ़ी हमारा जो है वो यूज़र फ्रेंडली अप्रोच है, और स्टार्टिंग में से ही जो एक पता था हमें, इस चीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं हम patents.google.com के ऊपर। ये सर्च इसका रिजल्ट आ जाता है। अब लेट्स से मैं इसमें यूएस, इसको अगर ये जेसन है, इसको चेक कर लेता हूँ। कुछ थोड़ा इसमें मैंने गाइड करना आपको।
इन्वेंटर का नाम आ रहा है, जेसन में है, ये ब्रेंडन है, एंड ये मैथ्यू आ गए, ये तीन चार बंदे आ गए, ठीक है। करंट असाइनी ये वाला बंदा आ गया। ये आ रहा है कि कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन, यूएस में ही इनकी एप्लीकेशन ये आ रही है सारी। अभी इसका स्टेटस आ रहा है ये एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है जी। एंटिसिपेटेड एक्सपायरी इसकी ये 2030 में आ रही है। ये 2009 के अंदर इन्होंने इसका स्टार्टिंग आप समझ लें कि इन्होंने 2009 के अंदर इसको किया है। तो 9 से वही 20 और 30 ये इसका आ गया, एंटिसिपेटेड एक्सपायरी यहाँ पर इसकी करी है। अच्छा, इसका जो अप्रूवल ग्रांट हुआ है वो 2018 में जाके हुआ। इधर अगर आपकी एक्सपायरी आ रही हो ना, अबेंडन आ रहा हो, ठीक है, आप जो है वो समझे कि हाँ भाई ये पेट है, ये गुड टू गो है, मसला नहीं है। इधर इधर अगर आपका आ रहा हो फेयर रिलेटेड एक्सपायरी, उसको एक्सपायरी ना समझे काइंडली, वो मसला है। इधर अगर आपका आ रहा हो लाइफ टाइम एक्सपायरी, दैट इज गुड टू गो, ठीक है। और ये आपकी एंटिसिपेटेड एक्सपायरी भी आ रही होती है आपने इससे, वो 20 का, ये 21 का पता नहीं क्यों दे रहा है, लेकिन यूजुअली जो इसकी है गाइडलाइंस वो 20 साल की ही हैं। 20 साल बाद ये मामला इसका हो जाता है इनवैलिड। अब इसमें जो चीज़ है मज़ेदार, जब आप नीचे आते हैं तो आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह तो जो ठीक होगी, जो अगर आपने कभी होता है ना सस्ते में, यार मैं खुद भी देख लूँ प्रोडक्ट के पैटर्न को, आप देखना चाहते हैं, गुड इनफ। ये इमेजेस जो है वो अच्छा खासा आपको सेटिस्फाई कर देती हैं चीज़ का कि भाई ये चीज़ क्या बनने वाली है। ये क्रिब है, उसके अंदर ये उन्होंने हैमिक एक लटकाई हुई है। ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी जो पेटेंट की वजह से वो सारा हुआ। ये जो है जी उसके अंदर ये आ रहा है, इनका क्रिब आ रहा है और हैमक आ रहा है, क्रिब के अंदर हैमक रखा हुआ है, सारी चीज़ें आ गई। जो आपके काम की चीज़ है ना पढ़ने वाली, वो ये चीज़ होती है क्लेम, ठीक है। और एक पेटेंट को आ, आपके अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट भेजने के लिए ज़रूरी है कि आप इन क्लेम्स को इनकी खिलाफ वर्जी करते हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सारे के सारे क्लेम्स को ही आप इनको मतलब वायोलेट करते हो क्लेम्स को ना, ठीक है। किसी सॉरी एक क्लेम को अगर आप वायोलेट इसमें से करते हैं, बल्कि सारे के सारे क्लेम्स जो एक की मैं बात करूँ, वो ये होता है कभी कभार ना ऑल्टरनेट दे देते हैं कि भाई इस मटेरियल में भी, इस मटेरियल में भी, दूसरे मटेरियल में भी, तो डेफिनेटली अगर आप किसी एक मटेरियल में इसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो वो मसला आ जाएगा। वरना जो इसके क्लेम्स होते हैं ना सारे के सारे, वो लेट्स से इसके 5 क्लेम्स हैं, वो 5 पते करा आपने, बीच में से 2 को यूज किया वह क्लेम को, बाकी 3 आपके डिफरेंट हैं, तो डेट मेक्स इट अ डिफरेंट प्रोडक्ट, वो चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो आपने जो इसमें ध्यान रखना है ना इस चीज़ का, वो क्लेम्स का रखना है कि इसके जो क्लेम्स हैं वो उसको पढ़ना होता है, वो मेन चीज़ होती है उसमें। सारा जो लड़ाई है या भलाई है वो उसी में छुपी होती है, आपने इसके क्लेम को रीड आउट करना होता है। थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होती है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश स्किल्स अच्छे हैं तो आई गेस ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और आप समझ पाते हैं इसको कि कहाँ पर जो है ना इसमें गैप आ रहा है। एक आपको मज़ेदार बात बताऊं, क्योंकि मैं तो गुजरा हुआ हूँ पेटेंट के सारी चीज़ से, उसको देखा भी हुआ है। अमेजोन एक टाइम पे 50 एसेंस के बारे में करता है। इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, इस चीज़ को कर लूँ, फिर अगली साइट्स को बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अमेजोन एक टाइम पे 50 एसेंस को इन्फ्रिंजमेंट भेजने की इजाज़त देता है। अच्छा, इफ़ योर प्रोडक्ट हैज़ 4 वेरिएशन तो इट मेक्स इट 4 डिफरेंट एसेंस, ठीक है। लेट्स से मेरी प्रोडक्ट के 5 ऑन एवरेज, हर एक के 5 जो हैं वो वेरिएशंस हैं। तो आप जो है वो पूरे पेज के ऊपर या हर बंदों को, हर सेलर को पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट नहीं भेज सकते। आप जो है वो 5 वेरिएशंस हैं एक बंदे के, तो आप मैक्सिमम 10 बंदों को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आप टोटल 50 एसेंस को टारगेट कर पाते हो एक टाइम पे। फिर उनको 50 एसेंस को आगे 14 टू 21 डेज का टाइम मिलता है। उसमें भी अगर कोई बंदा स्टे ले ले तो पेंडिंग हो जाता है, या उसके बाद वो रिटेन रहेंगे या वो रिमूव होंगे। अगर वो रिमूव होंगे तो देन अमेजोन विल आस्क फॉर 7 डेज, और उन 7 डेज के बाद आप दोबारा 50 एसेंस को इन्फ्रिंजमेंट भेज सकते हैं, जो कि तकरीबन जो है वो महीने का मामला बन जाता है। तो कुछ लोगों का आता है सवाल कि भाई अगर ये पेटेंट हो तो ये इतने लोग क्यों बेच रहे हो। ये आता ना माइंड में, यार इतने लोग बेच रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं। तो कभी कभार क्या होता है, एक पेटेंट ओनर, दो बातें होती हैं, या तो वही 7-8 मल्टीपल डिजाइन से बैठा होता है मार्केट में कंपटीशन को, फेक या सूडो कंपटीशन को क्रिएट करने के लिए, और जो 9वां 10वां 11वां बंदा आता है उनको बढ़ाता जाता है वो, ठीक है। या कभी कभार इस तरह से होता है कि नए बंदे इतनी तेजी से आ रहे होते हैं
कि वो मतलब जो न्यू सेलर्स जो कि उस प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करते हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है, वो बीच में से उसको पता है मैं सिर्फ 50 एसेंस को टारगेट कर सकता हूँ, उनकी वेरिएशंस भी होती हैं कभी कभार। तो वो लेट्स से अगर वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी 10 वेरिएशन है, वो सिर्फ 5 कंपेरेटिव्स को टारगेट कर सकता है। तो वो जो की 5 प्लेयर्स होते हैं उनको रिमूव करता जाता है, बाकी लोग टिक के बैठे रहते हैं, और वो देखता है अच्छा यार कोई बंदा अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ग्रो करता है तो मैं इसको हिट करूँगा, वरना आराम से चलता रहने देते हैं मामला। 2018 में क्या होता था कि जब यूटिलिटी पेटेंट आता था, यूटिलिटी पेटेंट का मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं उसका आपसे शेयर करता हूँ। जब वो यूटिलिटी पेटेंट आता था तो अमेज़न कहता था कि भई आपके पास इन्फ्रिंजमेंट आई, मुझे आपके पास 21 दिन का टाइम है, और इस 21 दिन के बाद जो है वो आप जो एक अटॉर्नी अमेज़न थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर जो कि ना अमेज़न की तरफ से होता था, ना हम हमारी तरफ से, ना दूसरे बंदे की तरफ से, एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर को पॉइंट आउट कर देता था। अगर हमने अपील करनी है, अगर तो हम मानते हैं कि हाँ भाई गलती है, ठीक है, तो फिर तो गलती है। दूसरा तरीका है कि हम उस जिस बंदे ने पेटेंट का ओनरशिप का क्लेम किया, उससे कम्युनिकेट करें, या उसको रॉयल्टी पे ले आएँ, या वो अपना इन्फ्रिंजमेंट का जो क्लेम है वो वापस ले ले। अमेज़न हमें अलाउ कर देगा। तीसरा रास्ता क्या होता था, अगर मैंने कहा ना नहीं ये बंदा गलत बात कर रहा है, तो कोई तकरीबन 1400 से $2000 की फ़ी होती थी। वो मैंने भी देनी है, वो जिस बंदे ने पेटेंट ओनरशिप का क्लेम किया उसने भी देनी है। हम दोनों जब वो अपने-अपने हम दोनों के सैंपल्स अमेज़न उस थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर को भेजेगा, वो इवैल्यूएट करेगा इन द लाइट ऑफ ऑल द लीगल टर्म्स, ठीक है, कि भई ये है गलत कि ठीक है। फिर जो बंदा कसूरवार होगा उसकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है? मतलब पेटेंट वाले का तो लिस्टिंग नहीं ब्लॉक होगी, उसका क्लेम वापस हो जाएगा, हमारी जो है वो लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। और जिस बंदे ने जिसका बयान गलत था दावा, उसके पैसे हड़प लिए जाएँगे। मतलब वो फ़ी हो कंसीडर हो जाएगी अटॉर्नी की, दूसरे वाले के पैसे वापस आ जाएँगे, पहले ये होता था। अभी क्या चीज़ चलती है, अभी इस तरह से हो गया कि अमेज़न ने ये आर्बिट्रेटर वाला रोला मुका दिया, ठीक है? अभी अगर मुझे कोई इन्फ्रिंजमेंट की बात आती है तो अमेज़न आर्बिट्रेटर का वो एक एब्सोल्यूट सॉल्यूशन होता था, और वो 2-3 महीनों तक एक्सटेंड होके जा सकता था। स्टेच करके ना ये मसला आ गया, आप इसको देख लें, मैंने ये करवाना है। अगर मैं अप्रूवल पहले 21 दिन मेरे पास वैसे हैं, अगर मैं हामी भरता हूँ कि मैं आर्बिट्रेटर के साथ जाना चाह रहा हूँ, 21 से 25 दिन मुझे फिर मिल जाते थे। उसके बाद फिर फी सबमिशन के लिए मुझे 2 हफ्ते मिल जाते थे, तो उतनी देर में हम अपनी इन्वेंटरी निकाल देते थे। वो बड़ी तेज़ी से पीपीसी चला के या कुछ करके ना। अभी ये चीज़ आ गई है कि आर्बिट्रेटर वाला मामला अमेज़न ने ख़त्म कर दिया है। अभी ये है कि भई जो वो लोग क्लेम करेगा कि पेटेंट ओनर कि भई ये चीज़ का पेटेंट है, तो उसपे मतलब हम एक फ़ाइल करते हैं, लेट्स से कुछ मतलब कर सकते हैं, क्लेम डाल सकते हैं कि नहीं इस बंदे ने मुझे रीसेलर राइट्स दिए हुए हैं। मतलब थोड़ा-सा आपको ज़रा दाएँ-बाएँ खेलना पड़ जाता है। तो उसके कुछ आप इनवॉइसेस वगैरह बना के कर सकते हैं, कुछ एफर्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बंदे हैं मार्केट में जो इस तरह की सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं और आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। अच्छा उस केस में क्या होता है, अमेज़न जो है वो आर्बिट्रेटर को इन्वॉल्व नहीं करता। अमेज़न देखता है अच्छा यार ये डॉक्यूमेंट्स कुछ तालमेल खा रहे हैं, अमेज़न आपकी लिस्टिंग को रिवाइव कर देता है। जब आपकी लिस्टिंग को रिवाइव करता है तो जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया था आपको कि 7 डेज़ का एक बीच में ग्रेस पीरियड होता है, जिस दौरान वो पेटेंट ओनर जो है वो दोबारा आपको इन्फ्रिंजमेंट फाइल नहीं कर सकता। तो वो 7 दिन के अंदर आप अपना इन्वेंटरी को आहिस्ता-आहिस्ता करें, लिक्विडेट करने की कोशिश करें, या वो सोशल प्रोमो कूपन चला लें, या कुछ पीपीसी तेज़ चला लें, कर लें। उसके बाद वो दोबारा पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का फाइल करेगा। फिर आप अगर चाहें तो कुछ दोबारा कर लें, या तब तक आप कोशिश करें कि चीज़ खत्म हो गई है। दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, नेवर एवर एन एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है? लेकिन ये एक आपके पास ये नहीं है कि पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट आ गई तो चलो जितनी मेरी इन्वेंटरी है उसका बेड़ा गर्क हो गया। यू हैव द वेज़ कि आप उसको तेज़ी से लिक्विडेट कर सकें, ठीक है? तो लेकिन आर्बिट्रेटर वाला वो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन है, जब तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये एक छोटी-सी चीज़ थी इसके बारे में। अभी आप इस तरह करें कि 9-5 तक जो है वो कर लें, ब्रेक कर लें, और उसके बाद फिर हम दोबारा जो साइट्स हैं जिनके थ्रू पेटेंट देख सकते हैं उनको चेक करते हैं, और बाकी दाएँ-बाएँ की थोड़ी चीज़ें देखते हैं। अच्छा तो मैं अब जो है ना, अच्छा ये जो अभी मैं आपको साइट्स दिखाने लगा हूँ इसका डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है?
इसको काइंडली हसन भाई, इसको ना ये डॉक्यूमेंट में आप मुझसे ले लीजिएगा, और ये डॉक्यूमेंट भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा इनके साथ, ठीक है। तो आप लोग बजाय इसके कि नाम नोट करें, देखेंगे पेटेंट्स डॉट गूगल है या क्या है, तो आप देख लें। वो रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जिसके थ्रू सारे जितने भी पेटेंट चेक करने वाले बंदे हैं वो काम करते हैं। तो आप खुद भी मतलब इसके थ्रू कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और जहाँ तक क्लेम को पढ़ना है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक वो क्या कहते हैं ना, एक ना पेशेंस होना चाहिए चेक करने का, चीज़ों को डिटेल से पढ़ने का। अगर आपका मेरी तरह का हाल है कि जो स्किमिंग बहुत ज़्यादा करता है टेक्स्ट की, तो फिर तो शायद आपकी फीचर को मिस कर जाए। और अगर आप इसको ज़रा टिक के बैठ के पढ़ के समझने वाले बंदे हैं, फिर आप कर सकते हैं। आपको अच्छा कोई जो प्रोडक्ट है आपकी, जिसके बारे में भी आपने उसका पेटेंट चेक करना है, आप डिटेल से उसको देख लें कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसका मटेरियल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप अच्छे तरीके से इमेजेस से चेक कर लें। स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 उसका आ जाता है कि उसके बाद उसके सारे कंपोनेंट्स अगर हैं तो उसके कंपोनेंट्स को देख लिया कि किस मटेरियल से बना, क्या मामला है, ये आपने चीज़ें इसकी चेक कर ली। स्टेप नंबर 2 आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट को किस किस कीवर्ड से बुलाया जाता है। मतलब डेफिनेटली अगर आप, हो सकता है कि आप गार्लिक प्रेस के थ्रू सर्च करते रहें और गार्लिक क्रशर के नाम से छोटा सा कीवर्ड हो उसका, लेकिन उसके नाम से उसका पेटेंट हुआ, ऐसा भी होता है। तो आपको एक लिस्ट बनानी होती है सारे कीवर्ड्स की, जिन कीवर्ड्स के थ्रू आप अ, इस चीज़ को, प्रोडक्ट को मतलब रेफर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ इंटेंड है, इस कीवर्ड के थ्रू इस प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है, वो एक कीवर्ड की आप रिवर्स असाइन करके लिस्ट निकाल लें, डिफरेंट इसमें होगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। थर्ड नंबर पर ये मैं आपके साथ अभी साइट्स को हम इकट्ठे बैठ के गो थ्रू करते हैं, विजिट करते हैं। तो उन साइट्स पे आप लिखें, चीज़ों को देखें, तो बस पेटेंट का पता चल जाता है, इतना वो नहीं है। उसमें वही बात है कि फी रिलेटेड एक्सपायरी को एक्सपायरी नहीं आपने कहना, क्लेम्स को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। एक एक क्लेम जो है वो एग्जैक्टली होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, एग्जैक्टली हर एक क्लेम होना चाहिए। तो ये चीज़ इसमें आती है, और उसमें चेक कर लें कि किस ऊपर कंट्री में है, उसकी फाइलिंग की डेट क्या है। तो दिस इज़ ऑल ना। ये जो जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन ये कोई लीगल लॉ फर्म्स नहीं है। जो लीगल फर्म्स हैं वो तो बड़ी एक्सपेंसिव चार्ज करती हैं। ये जितने भी बंदे हैं जिनसे हम पेटेंट चेक करवाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं, जो एक्चुअल है वो तो $400-400 लेते हैं, $500-500 लेते हैं। हम जितने भी आवाम से चेक करवाते हैं, उन्होंने ऐसे ही स्किल को बिल्ड किया हुआ है। तो कोई ऐसा इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मैं इसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अच्छा, ये गूगल पेटेंट्स आ गया। मिसाल के तौर पर अगर आप में से है कोई बंदा, किसी के पास पेटेंटेड प्रोडक्ट हो कोई, कि भाई ये प्रोडक्ट है वो पेटेंटेड है, तो उसका जिक्र करें आप लोग। अगर हम उसको देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि भाई कैसे उसको चेक करना है। दो अगेन मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि आई हाईली रिकमेंड कि भाई आपने ये पंगेबाजी नहीं करनी, ठीक है। ये वाला काम आपने नहीं करना कि मतलब अगर आपका शौक है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, मैं इसके लिए सारी आपको गाइडलाइन बता रहा हूँ। लेकिन मैं उस माइंडसेट को नहीं तरह ब्रीच करता कि आप जी कल को कंटेंट राइटर भी खुद बन जाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसे होती है, लेकिन किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे को हायर करें, वन टाइम शॉट है वो बंदा, जो कि ऑलरेडी, ये ना हो कि आप खुद कहेंगे जी मैं फोटोग्राफी भी खुद ही कर लूंगा और मैं जो है वो पेटेंट भी खुद ही चेक कर लूंगा। तो ना ऐसा मेरा क्लेम है, ना ही ऐसा मेरा उसमें होता है पॉइंट व्यू ना। अच्छा जी, इसमें आ गया वैक्यूम बैग अगर है तो, लेट्स से जी वैक्यूम बैग्स, वैक्यूम बैग आ गया, वैक्यूम बैग, वैक्यूम बैग। अच्छा चलें, एक ये भी है, एक मैं आपको इसके साथ 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 दूसरी भी चीज़ बताता हूँ। ये पेटेंट्स आ गया ना, मुझे जो इससे ज़्यादा मज़ेदार लगता है वो ये वाला है, वर्ल्ड वाइड डॉट ई स्पेस नेट, ठीक है ना। ये काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए ना। इस पे अगर किस वजह से है वो मैं बताता हूँ, जिस वजह से वैक्यूम बैग्स, चाइना, ये सीएन लिखा हुआ है तो दिस इज चाइना, ठीक है। ये भी चाइना, ये यूएस आया, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस साइड पे ऑप्शन रहती है, बार बार वो नहीं, टैब नहीं ओपन करनी पड़ती, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है।
अब ये इसकी इमेज है, तो अव्वल तो सबसे पहले आपकी नज़र इमेज पे पड़नी चाहिए। वो आपको देख के, आपने प्रोडक्ट देखी हो तो आपको आइडिया हो जाता है, मुझे नहीं पता। इतना मुझे पता है कि दिस इज़ अ पेटेंटेड प्रोडक्ट ऑलरेडी, मुझे भी इसका आइडिया है। वो जो जितने सर्च टर्म में आपने लिखी हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे सबका ही पता है। तो फिलहाल जो भी इसका है डिज़ाइन, अब वो टीम बेहतर जानती है मेरी कि कौन से वाला, लेकिन चले लेट्स से एज्यूम कर लें कि ये वही डिज़ाइन है जो हम बेचना चाह रहे हैं, आप एज्यूम कर लें इस चीज़ को। तो ये एप्लीकेंट का नाम आ गया, ये इन्वेंटर भाईजान आ गए, ये इसका आ गया जी एप्लीकेशन 2014 में उन्होंने की है फाइल, ठीक है। पब्लिकेशन इसकी 2019 में, अब हमने ये 14 से देखना है इसको, ठीक है ना। और एक दूसरी चीज कि अगर इधर नंबर पे साथ यूएस के आगे डी आ रहा हो ना, या किसी कोई भी एस सी एन के आगे डी आ रहा है, या यूके के आगे वो डी आ रहा है, तो डी का मतलब ये डिजाइन पेटेंट है। वो थोड़ा सा ये इस पे जो गूगल पेटेंट्स है इसके ऊपर मोस्टली ये चीज आती है। और अगर डी नहीं है तो सिंपली ये यूटिलिटी पेटेंट है। बाकी आप चीज उसको पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो, अगर उसने क्लेम में डिजाइन के बारे में बात की हुई है तो दिस इज डिजाइन पेटेंट, अगर वैसे है तो वैसे सिंपली बात हो रही है। आप उसकी जब क्लेम्स को पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी वैसे भी मिल जाती है। अच्छा, ये इसका आ रहा है, ये एयू ऑस्ट्रेलिया में है, सी ये कनाडा में है, चाइना, फिर ये आगे यूरोप, ये यूएस, ठीक है, ये मेक्सिको, ये सारी चीज़ें आ गई। दूसरी सीधी जो है वो आपकी इधर क्लेम के ऊपर नजर जानी चाहिए कि आप इसके क्लेम को पढ़ें। क्लेम क्या है, वैक्यूम बैग हो रही है जो कि असेंबली अडेप्टेड टू बी रिमूवेबली डिस्पोजेबल, ये वैक्यूम क्लीनर के अंदर आ गया, वैक्यूम क्लीनर बैग। मतलब ये आप उसको डिटेल से पढ़ें, उसका पैनल है, ये उसकी जो शील्ड है। ये दूसरा आ गया, अब ये वो डिफरेंट है ना। आप इसको अगर कर रहे हैं ये नहीं, तो दूसरा ये भी बात कर रहा है वैक्यूम ब्लैक जिसका क्लेम वन है, लेकिन ये चीज़ डिफरेंट है कि ईच ऑफ द आउटर मटेरियल और फर्स्ट इनर मटेरियल वो नॉन वोवन है। फिर आगे वही क्लेम वन है, लेकिन ये डिफरेंस है, मतलब वो उसकी वेरिएबल्स को कवर कर रहा है। तो आप इसमें इसमें से किसी भी वेरिएबल को इन्फ्रिंज करते हैं, ठुकेगा, काम खराब होगा। ये 3 4 5 ये सारे इसके पेटेंट के क्लेम्स आ गए। अब मजेदार चीज़ ये है कि मैं इसके आगे जाके ये चौथे वाला देख लूँ। ये आ गया जी, वैक्यूम बैग आ गया, ठीक है। इसकी ड्राइंग पे आप चले जाएं, ड्राइंग की डिटेल आ गई, क्लेम्स आ गए। तो ये जो ई स्पेस नेट है ना, ये कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर आप ड्राइंग ड्राइंग में डिटेल से आ गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हाँ ये इसका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आ गया। ये तो इधर ओरिजिनल खाक है जो पढ़ा ही नहीं सही तरीके से जा रहा। एप्लीकेशन नंबर रिलेटेड टू यूएस, ये फाइल फाइल के बारे में आ गया कि 2006 को ये फाइल हुआ है। ये चीज़ को देखना आपका ज़रूरी है, उसको पढ़ें क्लेम को। तो बस वही है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, तो वो बेहतर है, बेहतर है। अच्छा, ये अचानक से मेरी चैट पे नज़र पड़ी है, हमारा अगर एक कंट्री में पेटेंट मिला है तो दूसरी कंट्री में लॉन्च करना नहीं, दूसरी कंट्री में पेटेंट को चेक करवाएं, और कम से कम 3 बंदों से चेक करवाएं। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि कोई बंदा दूसरी कंट्री को नहीं छोड़ता। अगर उधर क्लियर है, उस प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, तो डेट इज़ अ अपॉर्चुनिटी। आप उस कंट्री में फौरी जो है ना वो पेटेंट के लिए अप्लाई करें, और फिर जाके घुसे बीच में, ठीक है। और ये मैं बात करूँ डिज़ाइन की, अगर यूटिलिटी है तो फिर नहीं, फिर नो गो बन जाता है। अच्छा जी, ये ई स्पेस नेट आ गई एक हमारी, ठीक है, इसके थ्रू आप देख लें। ये वैक्यूम, अच्छा ये सेंटिंग का आ गया, ये बैग आ गया दूसरा। ये इसके क्लेम्स आ गए, मतलब ये काफ़ी ना अच्छा, उसका इसका जो इंटरफेस है वो मुझे गूगल पेटेंट से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है। कि साइटेशंस भी सारी हैं, आपने ड्राइंग देखनी है, सिंपल ड्राइंग पे चले जाएं, ये जिसका है। ये आपने ओरिजिनल इसका लीगल डॉक्यूमेंट देखना है, ये चाइनीज़ है तो वो चाइना में आ गया, इसको देख लें आपने। अच्छा, ये तो इसकी पब्लिकेशन डेट का आ गया। एडवांस में जाएं तो फिल्टर शिल्टर भी आप इसके लगा लें, ठीक है। वो मतलब चीज़ें हैं काफ़ी, इसको आप एक्सप्लोर करते रहें, आपके ऊपर है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट, आप इस काबिल हो। जो मैं आपसे इस सेशन के बाद चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट अगर आपको कोई आपका पेटेंट चेक करने वाला बंदा बताता है ना कि जी पेटेंटेड है, तो आप इस काबिल हो कि आप इसको देख के, इसको कॉपी करके जाएं ज़रा जाके, और इधर सर्च करके पढ़ें इसको एक बार कि अच्छा भाई ये वाकई ही प्रोडक्ट पेटेंटेड है कि नहीं है। एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज यू नो मैंने कहाँ पर जाना है, मैंने क्या चीज़, सिंपली ये जो पेटेंट का नंबर आता है ये वाला, जाएं इसको कॉपी पेस्ट करें, इस पे नेट पे लिखें, अच्छी डिटेल में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, क्लेम्स को पढ़ें। एंड यू शुड बी एबल टू लॉजिकली परसीव इट, और चैलेंज उसको कर सकें अगर आपको कहीं डाउट है, एटलीस्ट इवन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। वो सुमन बुकमन ना बने
कि ना ना देखना ना सुनना, वो चीज़ ना करें, वो काम खराब है। मैंने आपको अपना बता दिया कि वो मेरी प्रोडक्ट बड़ी दमदार है, मुझे उससे बड़ी अच्छी हैं उम्मीदें हैं। और वो शायद अगर मैं ना देखता तो उसी लेवल पे छोड़ के हम आगे चल पड़ते। तो काफ़ी जगहों पर ऐसा होता भी है। और अगर किसी बंदे ने आमतौर पर ना, पेटेंट चेक करने वालों की एक अच्छी आदत भी होती है, वो जो सिमिलर डिजाइन है वो भी देते हैं, उनको भी चेक करें। और अगर आपको उसमें से कोई क्लेम मिलता जुलता लगता है तो उसको भी पूछें, भाई आपने क्यों इसको कहा है कि ये पेटेंट आपके पेटेंट वाला नहीं है क्लेम। उस चीज को भी क्वेश्चन करें। ठीक है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो यूएसए प्रो वाला है, अब तो शायद लोगों ने कम उसको उसकी सर्विसेज को लेना छोड़ दिया। तो अगर मैं इधर जाऊँ ना, और इधर अगर मैं लिखूँ क्रिब हैमक, मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। ये है क्रिस्टेंट वोम वाले। अब इस पे एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है कि आप अपनी जो भी प्रोडक्ट हो ना, उसके कम से कम भी टॉप के 20 रैंक्ड कंपेटिटर्स की लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन को लाजमी देखें। ठीक है। यहाँ तो एक सिंपल काम कर ले कि इधर कंट्रोल एफ करके पेटेंट को सर्च कर लें। ठीक है। और अगर आपको पेटेंट उधर नहीं नजर आ रहा, फिर आप नीचे जाएं और आप इसकी इमेजेस को देखें। ये देखें, इसकी इमेजेस को देख लें ए प्लस कंटेंट की। तो मेजोरिटी केसेस में पीपल फील प्राउड कि वो इस चीज़ को मेंशन करें। ठीक है ना। और एज अ थ्रेट भी यूज़ करते हैं अपने कंपेटिटर्स के लिए। तो हो सकता है कि अब मुझे ये केस हुआ था कि उस बंदे ने ये जब इसका करीब हमों का डिज़ाइन पेटेंट देखा था, अगर मैं इधर देखूं शायद आ जाए, नॉट श्योर। ये यूएस का सपोर्टिंग मैकेनिज्म, लेकिन ये इसका जो ओनरशिप है वो उसकी है। वो आई गेस कोई जेसन के नाम से था बंदा, ये इन्वेंटर भाईजान चाइना के बैठे हुए हैं। ये भी चाइना यूएस आ गया। स्विफ्ट इन्वेंटर चले। लेकिन ये कि इसके बारे में कुछ इस तरह से था, इधर ही ये जो शेप आ रही है ना, अब ये साफ नजर आ रहा है कि जी हैमक पड़ा हुआ है और ये इसके ऊपर क्रिब है। उसका क्रिब ठीक इसी तरीके से ही बंधा हुआ था जिस तरीके का ये हमें नजर आ रहा है ना। तो उसने बंदे ने, अब जो चीजें जो आज आपकी लर्निंग पॉइंट है, जिसमें इतना चाहता हूँ कि आप इस काबिल हो कि आप जब पेटेंट वाले की रिपोर्ट आए तो उसको खुद बैठ के एवेलुएट कर सकें। कभी भी मैं ये रिकमेंड नहीं अभी करूंगा आपको कि वो खुद करने लग जाएं। हाँ ठीक है, आपको शौक है, परसू करें और वो सारी प्रैक्टिस वगैरह करें, जाएं उस तरफ, लेकिन इस क्लास का डेफिनेटली ये पर्पस नहीं है। लेकिन आप जो उस बंदे ने आपको बताए हैं पेटेंट्स, उनको चेक लाजमी करें। अब इसी तरह की ही एक चीज़ थी और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने उसको थोरोली पढ़ा और मैंने कहा यार ये मिलती जुलती लगती है जो हमारी प्रोडक्ट है उससे, कि इसका यूटिलिटी पेटेंट है और वो अभी अप्रूव नहीं हुआ था। मसला ये था कि अभी अप्रूव नहीं हुआ था जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की, अभी वो पेंडिंग स्टेटस में था। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के तकरीबन 6 महीने बाद ये अप्रूव हुआ और साथ ही भैया ने दावा बोल दिया। ठीक है। तो उस टाइम पे वो डेफिनेटली पेंडिंग स्टेटस में तो शो हो रहा था। अब पेंडिंग स्टेटस में उनका ये था, नहीं जी ये मुझे मैच नहीं करता, हालांकि मैंने जब क्लेम करे तो वो डेफिनेटली बस उसका फर्क ये था कि इस चीज को, ये जो कपड़ा है वो, इसको कपड़े की बजाय स्पोर्टिंग फ्रेम का वर्ड यूज करा था, ये जी एक स्पोर्टिंग फ्रेम है। कहता नहीं जी ये फ्रेम कहाँ से होगा, फ्रेम का मतलब तो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इस एक चीज की मिस इंटरप्रिटेशन ने मुझे ठीक है रिकवरी हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई प्रोडक्ट का मेरा टाइम पीरियड जाया किया। पैसे तो चलो मेरे बेशक रिकवर हो गए थे, लेकिन मेरा टाइम पीरियड ही जाया कर दिया उसने। ठीक है ना। तो दिस इज अ बैड थिंग, आपको एटलीस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। और आप इधर जाके देखें तो इमेजेस से तालमेल खाएं जरा, उसके क्लेम पढ़ें और उसकी थोड़ी जान खाएं कि भाई ये क्यों मैच करता है और ये क्यों मैच नहीं करता। ठीक है। तो वही बात है कि अगर आप लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, उसको भी पता हो कि भाई इस फ्रीलांसर के क्लाइंट्स के काम भी ध्यान से करने हैं और इसके अपने भी ध्यान से करने हैं, और उसको 2-3 जगहों से क्रॉस वैलिडेट भी करवाएं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक ये ई स्पेस नेट है, ये उतना ही एलेबोरेटिव है, उतना ही यूजर फ्रेंडली अच्छा, बल्कि उससे ज़्यादा ही अच्छा, जो कि ये पेटेंट्स के मुकाबले में ना, patents.google.com के मुकाबले में। हाँ, इसमें ये मज़ेदार चीज़ है कि आप इसके वो आगे वो फिल्टर लगा लें पेटेंट ऑफिस का। ये जी लेट्स से अगर मैं तो लिखता हूँ एक सेकंड के लिए, अब पता नहीं तो उसका क्या, फिलहाल ये तो है भी बात 3 साल पुरानी मेरी होगी। पेटेंट ऑफिस पे लिखता हूँ, आप इसको यूएस सेलेक्ट कर लें। ठीक है। और जो डेट है इसकी, लेट्स से 2017 से ऑनवर्ड में इसको कर देता हूँ।
तो ये थोड़ा सा आपका रिफाइन हो जाता है, इधर यूएस से, यूएस के साथ ये वर्ल्ड आ गया, ये सीएन चाइना आ गया, ठीक है। वो आपकी एक चीज़ आ गई, आपको पता चल गया। तो उस तरीके से हैमॉक सिस्टम फिलहाल मतलब यही चीज़ है। रॉकिंग सिस्टम आ गया, कन्वेयर आ गया, कि आपने थोरली ज़रा इसको, ये दो हैं प्लेटफॉर्म्स, ई स्पेस नेट और ये गूगल पेटेंट्स, और तीसरा ये तो फिलहाल है उसके लिए, ट्रेडमार्क के लिए ना। मतलब कोई भी ट्रेडमार्क फिलहाल मैं कोई लिखूंगा नहीं, अभी किसी ना किसी की प्रोडक्ट बेचारे की एक्सपोज होगी। लेकिन ये एक है, इसके लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। काफ़ी क्विक है, मतलब पूरी दुनिया में यूके, यूएसए, यूरोप, कोई भी कंट्री है ना, ये सिंपल आप वाइपो के ऊपर जाएं और इधर जो है वो अपना कीवर्ड लिखें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें अगर ये क्रिसेंट वोम कोई लिखूं, ये है आ, डिज़ाइन पेटेंट आ गया इसका। और ये दूसरा है चाइना में, यूएस में, वो सारा ये इसका फिलहाल, ये तो डिज़ाइन ये पेटेंट के बारे में भी बता रहा है। मिसाल के तौर पर मैं तो ऑक्सो लिखता हूँ, बड़ा ब्रांड है भाई, ऑक्सो। अच्छा, ये इसमें एक को पिछले को रिमूव करना पड़ेगा, फिर सर्च रिजल्ट ठीक दिखाएगा। ये ऑक्सो के जितने भी सारे पेटेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें खुद ही निकल रही हैं, ये देख रहे हैं ऑक्सो की, ठीक है। जो भी इसके पेटेंटेड चीज़ें हैं, ये सारा कुछ ही ऑक्सो से रिलेटेड निकल आएगा। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेडमार्क फाइल हुआ हुआ है, तो वो भी चीज़ इधर आ जाएगी काफ़ी क्लैरिटी के साथ, ये वाइपो वाला बता देता है। अच्छा, ये आ गया हमारा, आ गया इसका ट्रेडमार्क का यूएसपीटीओ। यूएसपीटीओ आप लिखें डॉट जी ओ वी, मैंने शायद पहले सेशन में भी कहीं बातचीत चली थी, बताया, तो उधर ये आ जाएंगे ट्रेडमार्क्स, इधर से ये पेटेंट्स भी हैं। ट्रेडमार्क में जाके सर्च कर ले ट्रेडमार्क को, ठीक है। इधर अपने क्लाइंट्स का या अपने जो भी आपका उसको लिख के देख लें। ये इधर से सर्च योर ट्रेडमार्क डेटाबेस आ गया, ठीक है। इधर से ये दोनों को कोई किसी को भी सिलेक्ट कर लें, रिजल्ट आ जाता है। और इधर आप अपनी सर्च टर्म डालें, ठीक है, सबमिट क्वेरी करें, तो सिंपल आप चेक कर सकते हैं आपका जो अटॉर्नी है वो आपको कह रहा है, या सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, कि भाई आपका ट्रेडमार्क हो चुका है। आप सिंपली यूएसपीटीओ के ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं, वो इसका लिंक आपको दे दूंगा। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यू शुड हैव आइडिया, आप इसको चेक कर सकें, अपना पेटेंट नंबर, वो उसका ट्रेडमार्क का आईडी, वो नंबर देख सकें, एड्रेस वगैरह देख सकें, सारी चीज़ें आ जाए। ये यूके का आ गया सिंपली, यूके आई, इसका भी आपको लिंक दे दूंगा, सिंपल गवर्नमेंट डॉट यूके, आप सिंपल लिखें ट्रेडमार्क रिसर्च इन यूके गूगल के ऊपर, तो वो भी आ जाएगा। इधर से कर लें सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क, ठीक है। ये ना ट्रेडमार्क नंबर से चाहिए, ना ऑनर से, हमें कीवर्ड फ्रेज या इमेज से चाहिए। और इधर अपना कीवर्ड मेंशन करके वो आप यूके में देख लें। फिलहाल ये वाइपो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो चीज़ें दिखा देता, कवर कर देता ना आपका। अच्छा, ये आ गया हमारा, ये भी यूरोप का है, ईयू आईपीओ। ट्रेडमार्क में जाना है, ट्रेडमार्क में चले जाएं, ये चेकलिस्ट के नीचे है सर्च अवेलेबिलिटी। ये मल्टीपल हैं प्लेटफॉर्म्स, प्रोफेशनल्स भी इसी के थ्रू चेक करते हैं, और यही इनकी एक्सेस आपके पास भी है। अब आपने अगर वो ट्रेडमार्क चेक करना है, तो ये है, ये डेटाबेस ही उसके लिए है। मतलब इसमें ना ट्रेडमार्क दोनों के थ्रू भी चेक हो जाता है, और साथ ही इसका अगर आप डिज़ाइन पेटेंट के थ्रू जाएं, तो ये सर्च अवेलेबिलिटी, तो वो डिज़ाइन पेटेंट का भी ये आइडिया दे देता है आपको, ठीक है, डिज़ाइन के थ्रू भी। तो ये चीज़ें हैं, ये साइट्स हैं। एक ये भी है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू किसी भी यूरोप के अंदर, यूरोपियन ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन नेटवर्क है पूरे यूरोप के अंदर, क्योंकि हम डिज़ाइन पेटेंट बड़ी जल्दी से खेलते हैं, टीएमडीएन। तो ये पूरा एक होलिस्टिक आपको जो है ना वो डेटाबेस कवरेज दे देता है पूरे यूरोप के अंदर। कोई भी डिज़ाइन वगैरह आपने देखना हो, कोई भी मामला चेक करना हो, तो ये डिज़ाइन व्यू, इधर आप लिखें प्रोडक्ट का अपना कीवर्ड लिखें, और वो सारा आपका डाटा आ जाएगा। आप लोग करें, इसको एक्सप्लोर करें। अपने अपने हर बंदे को अपने या क्लाइंट्स के या कुलीग्स के कुछ ट्रेडमार्क तो पता ही होंगे, उन ट्रेडमार्क्स को चेक करें। ये लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डिज़ाइन पेटेंट्स हैं, उन डिज़ाइन पेटेंट्स को चेक करें, ठीक है। यूटिलिटी पेटेंट्स हैं, उन यूटिलिटी पेटेंट्स को चेक करें, नंबर आए नंबर लिख के देखें। तो एटलीस्ट पर्पज़ ये समझने कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, और आप क्वेश्चन कर सको कि यार ये आपने कह दिया कि रिस्क नहीं है, लेकिन ये तो फी रिलेटेड एक्सपायर हुआ है, ये तो डैमेज कर सकता है। या ये आपने कह दिया तो इसका तो क्लेम काफ़ी मैच खा रहा है, ठीक है ना। या इसको आपने कह दिया ये रिस्क है पेटेंट का, लेकिन ये तो 40 to 50% डिफरेंट है मेरे डिज़ाइन से, ठीक है। और मैं इस प्रोडक्ट को वैसे ही ड्रॉप नहीं करूंगा, मैं किसी ना किसी बंदे के पास एडवाइस के लिए जाऊंगा, ताकि बेहतर गाइडेंस मिल सके। तो ये एक छोटा सा जो है ना वो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना ज़रूरी है।
अच्छा जी, एक सेकंड में, अब ज़रा ये स्क्रीन शेयरिंग आपसे स्टॉप करूं। और अच्छा, अब थोड़ी सी, ये पेटेंट का, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का हो गया, अब थोड़ी सी बात करनी है वैट के ऊपर। यूके में आपको पता है, एक छोटा सा चीज़ें थोड़ा बेस से लेके चल लें ताकि कहीं ना कहीं कोई गैप ना रहे। जिस मार्केट प्लेस में आप बेच रहे हैं, जो सेल्स टैक्स होता है आपने उस मार्केट प्लेस का पे करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप यूएस में amazon.com पे सेल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स यूएस का पड़ेगा। वो मार्केट प्लेस, वो फैसिलिटेटेड टैक्स होता है, वो अमेजोन खुद ही आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर लेता है। कनाडा का भी जो सेल्स टैक्स होता है वो अमेजोन कनाडा में खुद ही कलेक्ट कर लेता है। जब बंदा चेकआउट करने जाता है, मसला नहीं है, ठीक है। जिस मार्केट प्लेस में आप बेच रहे हो सेल्स टैक्स उधर का होता है। इनकम टैक्स जहां से, जिस कंट्री से आपकी आईडी बिलोंग करती है, आपकी आईडी की डिटेल्स, आपका एड्रेस, ठीक है, आपकी कंपनी जो है जिससे आपने अमेजोन पे अकाउंट बनाया, वो वो कंपनी जिस कंट्री से बिलोंग करती है, आपको इनकम टैक्स हमेशा उस कंट्री का पे करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं amazon.com पे बेच रहा हूँ और मेरी कंपनी यूके की है, तो मेरा सेल्स टैक्स जो है वो यूएस का लगेगा, मेरा इनकम टैक्स यूके का लगेगा। मैं amazon.co.uk पे बेच रहा हूँ, मेरी कंपनी जो है वो भी यूके की है, मेरा इनकम टैक्स भी उधर का लगेगा, मेरा सेल्स टैक्स भी उधर का लगेगा, ठीक है। मेरी कंपनी की डिटेल यूएस की हैं और मैं बेच रहा हूँ amazon.co.uk के ऊपर, मुझे वैट पड़ेगा क्योंकि वैट ही है वो सेल टैक्स सारा आपका। और वैल्यू एडेड टैक्स आ गया। और जो मेरा इनकम टैक्स है वो मुझे यूएस का पड़ेगा। तो एक ये क्लैरिटी आ गई, ठीक है। अब वैट के ऊपर आ जाएं, जो जापान का एक छोटा छोटा मैं बीच में ऐड करता, जो जो जापान का, वो भी सिंपल अमेजोन ही डिडक्ट कर लेता है। 10% है उधर के भी ना, वैट 10% पड़ता है आपको। अच्छा, आप इधर आ जाएं यूके के अंदर। तो यूके के अंदर डेफिनेटली अगर आपकी यूके बेस्ड है प्रोडक्ट, सॉरी कंपनी, ठीक है, अकाउंट आपका यूके बेस्ड है, तो स्टार्टिंग में आपको वैट से एग्जम्पशन है। वैट से एग्जम्पशन है £85,000 पर एनम तक, या फिर आप उसको कह लें अराउंड £7,000 पर मंथ तक, ठीक है। आपको एग्जम्पशन है वैट से। लेकिन उधर फिर आपको एक चीज़ है कि जब आप अपना वैट साइन अप नहीं करते तो अमेजोन की कमीशन, और इस चीज़ का जो है ना, आधे लोगों को तो पता होगा लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, उनके लिए कि आपकी जो अमेजोन की एफबीए फी है और अमेजोन की जो कमीशन है उसके ऊपर, जो 15% कमीशन अमेजोन चार्ज करता है, उसके ऊपर आपको 20% वैट अमेजोन लगाएगा। तो जब आपने अपनी यूके की कंपनी है, स्टार्टिंग में वैट साइन अप नहीं करना, ना करें, ठीक है ना, मसला नहीं है। आपने बाद में करना है 7.5% उस तरीके से कर लें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, आप अपनी एफपीए फी जो अमेजोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर दिखा रहा है वो वाली ना लिखें, उसके ऊपर 20% ऐड कर लें। मतलब अगर $5 है तो $5 का 20% पाउंड है, £5 का एफबीए फी पड़ रही है, उसका 20% है आपका £1। तो आप टोटल £6 की लगाएंगे अपनी एफबीए फी। अगर आपका जो है वो कमीशन है, लेट से वो £2 की पड़ रही है, तो उसके ऊपर आप जो भी उसका 20% बनता है, 40 सेंट्स अगर बनता है शायद, मैं गलत नहीं हूँ, तो उसको ऐड कर लेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। द डे आप वैट प्रोवाइड करते हैं, वैट नंबर, ठीक है, वैट साइन अप करते हैं, डेफिनेटली अब आपने वैट कलेक्ट करना है, या 7.5% कलेक्ट करना है, या 20%, उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन उससे एक चीज़ होगा, अब आपने अपनी फ़ी जो है ना, एफबीए फ़ी, और जो आपकी दूसरे नंबर पर आ जाती है अमेजोन की कमीशन, उसके अंदर से इस 20% को अब नहीं डालना। अब अमेजोन आपको जो एक्चुअल फ़ी है उसके टॉप पर ये 20% नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि अमेजोन की नज़र में आप एक वैट रजिस्टर्ड एंटिटी बन गए हैं, ठीक है। जब आप वैट रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, तो आप एक सिंपल कंज्यूमर है, तो आपसे वैट चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक वैट रजिस्टर्ड एंटिटी बन गए हैं तो आप एक बिजनेस की फॉर्म में आ गए ना, आप कंज्यूमर की फॉर्म में नहीं रहे, बिजनेस की फॉर्म में रह गए। तो बी टू बी को वो फिर अमेजोन सर्विसेज के ऊपर वैट चार्ज नहीं करता, ठीक है। अच्छा, जैसे जी आपकी जो सेल्स है वो £7,000 को एक्सीड करती हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली आपको वैट साइन अप करने की ज़रूरत है। अब उधर दो चीज़ें आ जाती हैं, आप फ्लैट वैट साइन अप भी कर सकते हैं 7.5%, जिसमें पहले साल आपको 7.5 की बजाय 6.5% वैट देना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर से 7.5 आता है, वो चीज़ चलती है। उसमें होता क्या है कि आप किसी भी अपनी परचेज के ऊपर
लेट्स से आपकी इन्वेंट्री आ रही है, परचेज के ऊपर हो गया, या दूसरे नंबर पर आप क्या लें, कोई आप बिजनेस का एक्सपेंस शो करते हैं, आप उसके ऊपर वैट क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट से इफ़ यू हैव साइंड अप फॉर फ्लैट वैट। फ्लैट वैट क्या होता है? 7.5%, ठीक है। और ये कब तक होता है? ये एक तो वैट की आप तो वैसे भी स्टार्टिंग में अच्छे सिटीजन बन के करवाना चाहें वैट साइन तो वो करवा लें, वरना आपके ऊपर जिम्मेदारी या बाउंड लाजमी तब होता है जब आपकी यूके बेस की बात कर रहा हूँ, यूके बेस कंपनी की, जब आपकी जो सेल्स है वो 7,000 पाउंड से एक्सीड करती हैं। अगर आपकी यूके बेस कंपनी नहीं है, आउटसाइड यूके है, ठीक है, आउटसाइड यूके कहीं की भी है, इवन अब यूरोप की भी है, तो आपको डे वन से वैट साइन अप करना पड़ेगा। ठीक हो गया, डे वन से आपको वैट साइन अप 20% का ही करना पड़ेगा, या 7.5 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, ये चीज़ आ गई। अब इसमें एक चीज़ आ गई हमारे पास कि आपने 7.5% यूके बेस्ड कंपनी, आपने वैट साइन अप कर लिया, अब ये जो है ना वैट आप तब तक 7.5% की फैसिलिटी इंजॉय कर सकते हैं जब तक कि आपकी सेल्स जो है वो पर एनम 2,30,000 पाउंड तक टच नहीं करती, ठीक है। या आप कह लें कि पर मंथ तकरीबन 20,000 या 20, 21, 22,000 बन गया शायद, उसको आप डिवाइड कर लें, या 18,000 बन गया पाउंड, यहाँ तक आपकी सेल नहीं जाती, तब तक आप 7.5% वैट इंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही ये इससे एक्सीड करता है तो यू आर बाउंड टू साइन अप फॉर 20% वैट, आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। 80-85 हज़ार से लेके 2,30,000 पाउंड पर एनम, ये साल के हैं टोटल, ये महीने के नहीं है, ठीक है ना। आपका अगर है ये तो इसके अंदर आप 7.5% की विंडो एंजॉय कर सकते हैं, या आप स्टार्टिंग में भी 7.5% के लिए फ्लैट वैट साइन अप कर लें। अमेजोन आपको रोकेगा नहीं कि भाई 85,000 पाउंड होगा तो तभी जाके वैट साइन अप कर लो, आप डे वन से 20% साइन अप कर ले, आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, अब इधर जो चीज़ है, जो अभी ब्रेक्सिट के बाद वैट की चेंजेस आई हैं, जिनकी तो यूके बेस की कंपनी है उनके लिए कोई मसला नहीं है, जो जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चल रहा है। जिनकी यूके के बाहर की कंपनीज हैं, ठीक है, और वो बेच यूके में रहे हैं, और वो बेच रहे हैं आगे फिर अमेजोन के ऊपर कंज्यूमर्स को, सिंपल, ठीक है, जिस तरह मतलब जिस तरह आमतौर पे हमारी सेल होती है, तो उनका वैट जो है वो 20% अपफ्रंट ही अमेजोन कलेक्ट कर लेगा। मतलब मार्केट प्लेस के ऊपर बाउंड कर दिया ना गवर्नमेंट ने कि आप कलेक्ट करोगे, और वो आगे गवर्नमेंट को, एचएमआरसी को जो है उनका अदारा है, उसको सबमिट करवा देगा। और अगर एज अ सेलर आप यूके बेस्ड नहीं है, यूके से बाहर के बंदे हैं, और यूके से बाहर के आप बंदे हैं, और उसके बाद जो है वो आपका जो कंज्यूमर है या आपका जो बायर है वो भी बिजनेस एंटिटी है, बी टू बी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उस केस में आपको डेफिनेटली वो वैट उससे चार्ज खुद करना पड़ेगा, उस केस में मार्केट प्लेस नहीं करेगी, ठीक है। ये एक छोटा सा है जो उसकी चेंजेस आई हैं। अच्छा, एक दूसरी मजेदार चीज़, पहले इसकी, ये मतलब मेरी एक नाकिस ओपिनियन डेफिनेटली, जो थोड़ी बहुत नाकिस से मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने आपके साथ शेयर किया, जो फाइनल या अथॉरिटेटिव ओपिनियन होगी या हमेशा अथॉरिटी प्रेफरेंस होगी एक अकाउंटेंट की, जैसे वो कहें, लेकिन जो मेरी नाकिस अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। एक दूसरी चीज़ मज़ेदार, कि अभी अगर आप यूके में जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी ना, मैं भी प्रेफर करता हूँ, बल्कि काफ़ी लोग भी करते हैं, बड़ा कॉमन है ये, कि आप यूके में काम कर रहे हैं, अब आपकी प्रोडक्ट तो चल पड़ी है, तो आप जर्मनी में एक्सपैंड कर जाते हैं। अब अगर आप जर्मनी में इधर से जाएंगे यूके से, तो पहले तो होता था कि ठीक है भाई चले गए, और ठीक है वैट को बाद में साइन अप कर लिया, अभी डे वन से जैसे ही आपकी इन्वेंट्री उधर पहुंचेगी, जैसे ही आपकी सेल स्टार्ट होगी, अगर बल्कि सेल स्टार्ट होने से पहले भी जैसे ही आपकी इन्वेंट्री उधर पहुंचेगी, अगर आपके पास जर्मनी का वैट नंबर नहीं है, ठीक है, तो अमेजोन आपका जो जर्मनी वाला है ना अकाउंट, यूके वाला नहीं, मतलब आप जब साइन अप करते हैं तो आपको जर्मनी, वो यूके, ठीक है, फिर आगे वो इटली, स्पेन, फ्रांस, सबकी एक्सेस मिल जाती है ना। तो वो जो जर्मनी वाला उसका वो चैप्टर होगा या वो होगा सेलर सेंट्रल का इंटरफेस, वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा अंटिल आप वैट नंबर नहीं प्रोवाइड करते। अब बात यह है कि यूके अथॉरिटीज विद इन 8 to 10 days वैट प्रोवाइड कर देती है, ठीक है ना। दूसरा, मैंने इटली में साइन अप किया, तो इटली में 5 से 7 वीक्स आफ्टर यू सबमिट एवरी डॉक्यूमेंट, 5 से 7 वीक्स का वेट करना पड़ता है। अच्छा, जो जर्मनी है, जर्मनी में 6 से 14 वीक्स है। अब मतलब 14 वीक्स मतलब 3 साढ़े 3 महीने, वो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद।
तो चीज़ ये आएगी कि भाई इफ़ यू आर प्लानिंग, आपको 3-4 महीने पहले प्लान करके वैट साइन अप करना पड़ेगा। वैट का नंबर 6 से 14 वीक्स के अंदर आता है। आप अपर बॉर्डर पर ही रहें, आप एज्यूम करें अभी 14 वीक्स के अंदर आएगा। 14 वीक्स के अंदर जाके आपको वो वैट का नंबर मिलेगा, प्रोवाइड करेंगे, तब जाके आप उसके अंदर सेल स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं बात करूँ यूके बेस्ड कंपनी से ना, यूके बेस्ड कंपनी से। इस तरह से अगर आप जर्मनी में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, जो कि बड़ा हमारा कॉमन पैटर्न चलता है, तो ये एक आपको ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप इन्वेंट्री भेज दें और इन्वेंट्री भेज के तो बाद में कहें कि अच्छा मैं वैट के लिए अप्लाई कर लूंगा, तो वो अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब इसमें अगर आप यूरोप में किसी दूसरी कंट्री में एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिस तरह कोविड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अच्छी चल रही हैं फ्रांस में और इटली में, और वैसे लोग यूके से स्टार्ट लेते हैं उसके बाद जर्मनी में बड़ा कॉमनली एक्सपैंड करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो उस चीज़ में फिर ये आपका मामला आ जाता है कि आपको एक तो पहले पहले वैट साइन अप करना पड़ेगा। दूसरा, वैट साइन अप के लिए अमेजोन भी इस साल के लिए 2021 के लिए फ्री वैट साइन अप की फैसिलिटी देता है आपको। तो उसका भी जो लिंक है वो हसन भाई शेयर कर देंगे। ये मुझे याद करवा देंगे, मैं इनको शेयर कर दूंगा, या मैं डायरेक्टली अनाउंसमेंट में आके बैच में शेयर कर दूंगा स्लैक पे। तो वो आपने उस लिंक के थ्रू प्रोसीड करना है अपना, मतलब अगर किसी को नहीं आइडिया, होपफुली आइडिया होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन अगर किसी को नहीं आइडिया तो उसके थ्रू आपने जो है वो फ्री आपका वैट साइन अप है, और पहले साल तक आपकी वैट सबमिशन के कोई चार्जेस नहीं अमेजोन लेगा। अमेजोन की तरफ से प्रोग्राम है ना, और काफ़ी बेहतरीन है वो सारा। अमेजोन के इंटरफेस के ऊपर ही जाके आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ सबमिट करनी होती है। अमेजोन आपको बता भी देता है कि कौन सी लॉ फॉर्म आपको असाइन कर रहा है, और पहले साल पूरा वैट का आपका फ्री रहता है, तो डेट इज इनफ। वैट के चार्जेस, वैट सबमिशन के जो चार्जेस होते हैं ना अकाउंटेंट के, वो नहीं लेता। ये नहीं है कि आपको वैट ही नहीं पड़ता, इसका फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। तो वैट के जो सबमिशन के चार्जेस होते हैं ना क्वार्टरली, वो नहीं आपको पड़ते। और उस 1 साल के बाद डेफिनेटली आपको चार्जेस पड़ेंगे, वो 400 पाउंड है। आमतौर पर कोई अगर आप लोकल बंदा पाकिस्तानी को पकड़ लें या कोई दूसरा, तो 200 पाउंड तक भी साल का काम हो जाता है। लेकिन वो तकरीबन 400 पाउंड है जो अमेजोन चार्ज करता है। वो दूसरे साल की बात आप कैंसिल भी करवा सकते हैं, जो भी ऑप्शन है। तो एक इस चीज़ के बारे में, वैट के बारे में, यूके का, यूएसए का, ये मामले का आइडिया होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात, छोटी सी एक कैलकुलेशन इससे रिलेटेड, हमारी वैट कैलकुलेशन से रिलेटेड। अव्वल तो सब बंदे ठीक ही करते होंगे, मुझे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन फिर हो सकता है कि कोई मेरी तरह का बंदा हो जिसको चीज़ें ना आती हों। तो उस काम के लिए आप जब वैट आपने कैलकुलेट करना है, तो लेट से मेरी प्रोडक्ट है, अ, उसका जी 100 जो पाउंड था, वो उसकी प्राइस थी, ठीक है। मैंने उसके ऊपर जो है वो 20 पाउंड ऐड किया, और ये 120 पाउंड का सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस लगी होती है, हमारे पास होती है सेलिंग प्राइस, और हमने इसमें से वैट कैलकुलेट करना होता है। तो अगर तो अभी भी कोई बंदा इस तरह का काम कर रहा है कि वो इसका 20% लगाता है, वो 120 का 20% लगाता है, तो दैट वुड नेवर बी द सेम, वो तो 24 आएगा। हालांकि आपको पता है कि हमने 100 पाउंड के अंदर जी 20 का वैट ऐड किया। तो इसकी जो असल कैलकुलेशन है ना, वो आपने जो भी सेलिंग प्राइस होगी मल्टीप्लाई बाय वैट, जो ना वैट मतलब 20% तो 0.2, जर्मनी का 19% है तो 0.19, इस तरह से कर लेना है, और डिवाइडेड बाय ये यूके का तो 1.2, ये आप कह लें कि 100% प्लस जो उसका वैट 20% है, तो 120% आ गया, उसमें से नीचे से 100 आप निकाल दें 1.2, तो ये एक्चुअल आपको वैट की वैल्यू बता देगा। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो वैट है, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू होगी 1.2, आप यूके के लिए कह लें, सादे लफ्जों में ये आप कह लें कि 1 प्लस जो वैट है, ठीक है। 1, लेट्स से जी इधर ही अगर मैं कर लूँ, नीचे जो आ गया कि 1 है प्लस जो वैट है वो जी 0.2 आ गया था, तो 1.2 ये बन गया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर आपने जर्मनी में जाना है, तो जर्मनी में लेट से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस थी जी 100, और इसके ऊपर जो आपका वैट पड़ना था वो था 19 ना, 19%, तो वो 100 के ऊपर 19% पड़ गया आपका 19 यूरो। वो इसमें मैंने ऐड कर दिया 19 यूरो ना, तो 119 यूरो बन गए। अब अगर मैं 119 का वैट कैलकुलेट करूँ, मैं वो वैट है 100 का 19% ना, वो 119 का 19% नहीं है। इस चीज़ का एक थोड़ा फर्क आपने रखना है। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 0.19 करता हूँ, तो ये 19 तो नहीं आया, ये तो आ गया 22.61।
वही चीज़, तो उसको फिर आपने सिंपली आगे से डिवाइड करना है, क्योंकि ये बेसिक बड़े क्वेश्चन आते थे जब मीटअप्स होते हैं ना उसमें। तो ये जी 1.19, मतलब वही 1 प्लस जो वैट है वो, तो ये आपका एग्जैक्टली 19 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा एक सिंपली वैट कैलकुलेशन का सिंपली फॉर्मूला है। जो भी सेलिंग प्राइस आए उसमें जो वैट की परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी वैट है। ठीक है, ये किसी भी कंट्री का आ जाए, आगे इटली का भी तकरीबन 20-22 इस तरह से है, फ्रांस का भी है, जिनके भी आप यही फॉर्मूला लगा के उस चीज़ को अप्लाई कर लें, उस चीज़ को देख लें, तो वो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। हम्म। अच्छा, मैंने सोचा ही नहीं था यार कि इसको, तो इसी चीज़ को 2 घंटे हो जाएंगे, मैं सोचा था इसको कर लेंगे हम 10 मिनट में। चले इसकी थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो है ना वो वही 10-15 मिनट की थोड़ी सी ब्रेक करते हैं। उसके बाद मैंने अब आपको जो चीज़ बतानी है, 4 केस स्टडीज़ हैं। ये वैसे मेरा प्लान यही होता है, मैं 2-3 घंटे में समेटूं, लेकिन बातों बातों में आगे निकल जाता हूँ। तो वो करेंगे केस स्टडीज। उन केस स्टडीज को बताने के बाद कुछ मेरी कोशिश होगी कि हम कोई आधा पौना घंटा, एक एक जो मतलब हमारी शिफ्ट लगती है 40-45 मिनट्स की, तो उसको दिखा के उसको हंटिंग इकट्ठी कर ले, कि हंटिंग जो स्टार्टिंग में आप अमेजोन के ऊपर कैसे देखना प्रोडक्ट को, क्या रिव्यूज़ के बारे में क्या देखना, उसको कैसे नज़र घुमानी है। तो अब ये 2 चीज़ें हमारी रह जाएंगी। चले, मैं 9:55 पे ना, 9:55 पे 10 मिनट अलाउ करें, 9:55 पे इंशाल्लाह दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं।